ओके सो हेलो एंड वेलकम टू डेली बाइट्स। आई थिंक आप लोगों का डी यू बी एड का पेपर अच्छा गया होगा जब आप एग्जाम हॉल से निकले होंगे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आपने आंसर की चेक किया होगा तो फिर बहुत सारे एग्जाम फियर एंग्जाइटीज जो थे जैसे जैसे खत्म होता गया और माइंड जैसे जैसे ठंडा होता गया रैशनल होता गया वैसे वैसे ये पता चलता गया कि अरे यार वो वाला क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, यहाँ मिस्टेक हो गया। और फिर तमाम ऐसे लोग जो पेपर दे के निकले होंगे सोचे होंगे कि सिलेक्शन शायद हो जाए, इस बार शायद हो रहा है क्या। धीरे धीरे करके जो है, जो रे ऑफ होप है हल्का हल्का कम होने लगता है। तो इस पे आप अपना कुछ फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, कैसा पेपर रहा, डेली बाइट्स कितना हेल्पफुल रहा, तो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड वन बाय वन कोशिश करिएगा कि जब भी माइक से आप बोलें तो अपना हेडफोन निकाल कर बोलिएगा। एंड रेस्ट ऑफ यू प्लीज कीप योर माइक स्विच्ड ऑफ एंड लिसन टू ईच अदर वन बाय वन। यस प्लीज। सर, कितना क्वेश्चन किया ये इजी। आप लोग बताते हैं, कितना किया कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं गलत सही को लेकर, ये भी बताते चाहिए। सर मैं 73 अटेम्प्ट किया था सर। ओके। और जिसमें से मेरे लग रहे हैं कि 15 से 20 गलत हो जाएंगे सर। अच्छा 15 से 20, अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा। और सर मेरे कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें सर मुझे दो ऑप्शन में बहुत कंफ्यूजन था। तो हम्म। मैंने उसको अटेम्प्ट किया और फिर मैं जब घर आया तो सर थोड़ा देखा कि उसमें बहुत सारा मिस्टेक था सर। अच्छा ठीक है। जी सर। तो क्या और लगता है? क्वेश्चन सर, हाँ सर ऐसा लग रहा है कि अब तो आंसर की के बाद ही सर, मतलब अभी तो हाँ सर उतना कॉन्फिडेंस नहीं हूँ सर। हाँ 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 हाँ। और एक्चुअली सर एक क्वेश्चन सर, और मैथ्स का जो क्वेश्चन सर था, जैसे 11 12 से क्वेश्चन आते थे सर, हम्म इस बार उस लेवल का क्वेश्चन नहीं देखने को मिला सर। एक क्वेश्चन था वो भी प्रीवियस ईयर से ही सर डायरेक्टली पूछ दिया गया था। इसीलिए मैंने बोला 2000। था आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर पूरा उसको रट लीजिएगा, क्योंकि वो 3 साल में से आ जाता है प्रीवियस 3 ईयर में जी पेपर। सर, तो मैथ्स में उतना कोई दिक्कत नहीं हुआ सर। हम्म। और मेनली सर जो क्वेश्चन साइंस से सर, कुछ क्वेश्चन था कि जो मतलब नहीं बना, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ सर। अच्छा अच्छा तो सर मिला जुला के ठीक ही रहा सर मेरा एग्जाम। अच्छा देखिए, सबसे पहला चीज तो मैं हमेशा कहता हूँ डीयू बीएड के पेपर को लेकर कि ये बहुत ही अनसर्टेन रहा है। जो आप डेली वाइज पे मेरा पहला वीडियो लेक्चर देखोगे वहां से लेकर शुरू करोगे, सभी वीडियो लेक्चर्स में बोलता हूँ कि पेपर का स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं होता है, सबके लिए कॉमन है। और जो है पेपर में कुछ भी हो सकता है, और ऐसा आप देखोगे कि सेम चीज आप लोगों को एग्जाम में जो है देखने के लिए मिला होगा। रेस्ट ऑफ यू प्लीज कीप योर माइक स्विच्ड ऑफ। तो ऐसा आपको एग्जाम में देखने के लिए मिला होगा कि यार जैसा बताया गया था वैसा भी नहीं था, और जैसा बताया गया था उससे बहुत अलग भी नहीं था। ठीक है, कुछ ऑप्शंस आड़े टेढ़े वो लोग डाल देंगे। और कभी भी कोई भी मॉक टेस्ट या कुछ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जैक्ट सेम पैटर्न रिपीट नहीं होता है, खास करके कोई भी जो इस तरह की यूनिवर्सिटीज है। देखिए, जब भी मैं कहता हूँ कि पेपर रिपीट नहीं होगा, पैटर्न इनका डिफाइन नहीं होता, आपको ये सारा चीज एग्जाम में देखने के लिए मिलता है कि भाई नहीं हो रहा। इनफैक्ट ऑप्शंस में भी कई बार क्वेश्चन ईजी है, ऑप्शन ऐसा झालमेल कर देंगे वो कि उसमें जरूरत से ज्यादा टाइम लगता है या प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। यस परलीन, आप कुछ कह रही थी। देन विल कम टू नियति। हेलो सर। हेलो गुड परलीन। इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मैं ये कहना चाहती थी कि पेपर तो ठीक है, जो जैसा हमने पढ़ा उसमें से नहीं आया, बट उससे अलग भी नहीं आया। हम्म हमारे साइंस वगैरह जो भी थे ना, सेम क्वेश्चंस नहीं आए, बट उससे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे कि अगर इससे रिलेटेड आएगा तो हम एटलीस्ट कुछ तो मतलब उसमें वो अच्छा करके अच्छा। आ सकते, कुछ हमें पता है उसमें से। हम्म। सब पेपर बहुत कॉन्सेप्चुअली बेस्ड आया था पेपर काफी, कि सोशल ग्रुप्स में ये तो सर कॉमन थोड़ी बात हो जाती है कि सोशल में कभी भी सेम वैल्यूज नॉर्म्स नहीं होते, मतलब हम्म ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। अदरवाइज बाकी अब रिजल्ट बताएगा। अच्छा, तो आप साइंस का मॉक टेस्ट को लेकर कह रही हैं जो डेली वाइट से प्रोवाइड किया गया था? हाँ जी सर, जो अच्छा। आपने लास्ट में दी थी ना वर्कशीट, वो वाली, वो भी मतलब काफी बेनिफिशियल थी, मतलब सारे सर अच्छे गए। और प्रीवियस ईयर से भी दो दो क्वेश्चन आए थे, एक 2019 का, एक हम्म 2020 का। हम्म। इसीलिए मैंने तो कहा था सर कि पेपर, 18 19 20 का पेपर पढ़ लीजिए, क्योंकि पूछना होता है तो वहीं से पूछता। क्योंकि एग्जाम बॉडी कौन सी है, पेपर का स्ट्रक्चर क्या है, ये बहुत मायने रखता है। उसके पहले का पेपर तो इसलिए हमें देखना है कि ये भी हमें पता होना चाहिए। आप देखो ना, प्रीवियस ईयर पेपर देख के हमें पता चलता है कि भाई 15 16 17 18 19 20 हर साल पेपर में कुछ बहुत बड़ा बदलाव है। ठीक है, हर साल। और देखिए एक हाँ चीज में जी भी, सर। हाँ, पेपर का स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्केलेटन ही वैसा ही है, लेकिन जो बॉडी है पेपर की वो कहीं ना तो कहीं डिफरेंट हुई पिछले साल से। तो मैं थोड़ा सा पहले कट ऑफ पे बात करता हूँ, फिर मैं आप लोगों से एक एक करके और इंटरेक्ट करूंगा।
तो सबसे पहले एज फार एज ये कंसर्न है बच्चों का कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, हाई जाएगा, ये लो जाएगा। एज फार एज जो मेरे पास आप लोगों का फीडबैक और इनपुट है, जैसा स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि सर पैसेज वगैरह उतना कठिन नहीं था जितना पहले यूजुअली होता है, तो अगर कहीं पर कट ऑफ मान लो आप कह लो कि 7 से 10% का इंक्रीमेंट हो सकता है। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, लेट अस सॉर्ट इट आउट कि हम कहां पर खड़े हैं, ठीक है, हम फिगर आउट करते हैं। जितना कट ऑफ मैंने पहले बता रखा है, क्या कट ऑफ उससे कम जाएगा? तो नहीं, कम नहीं जाएगा। क्या कट ऑफ उससे ज्यादा जाएगा या उतना ही रहेगा? अगर मैं बोलूं उतना रहेगा तो भी उसमें 2-3% का वेरिएशन हमेशा रहता है। मान लो मैं 55 बोलूं तो हो सकता है 57, 54, 53, हमें समझ में आ रहा है। 55 बोलूं तो 57, 53, मतलब 2% का वेरिएशन। लेकिन सिंस जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, आप लोगों के इनपुट फीडबैक पे, क्योंकि अभी तक तो मैं पेपर नहीं देखा हूं, तो उसके हिसाब से मैं चलूं, जितना मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया हूं, ऑलमोस्ट कम से कम मिनिमम 100 स्टूडेंट्स का फीडबैक होगा हमारे पास, मिनिमम 100 स्टूडेंट्स का। इसीलिए कहीं पे भी स्क्रीनशॉट शेयर नहीं किया गया, कहीं भी, क्योंकि किसका छोड़ा जाए किसका रखा जाए, एटलीस्ट 100 स्टूडेंट्स का फीडबैक होगा, मिनिमम बता रहा हूं। तो जिनका पेपर वो बता रहे थे कि अच्छा गया है, तो मैं उस हिसाब से मान के चल रहा हूं कि मैक्स टू मैक्स 6 to 9% का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो यानी कि 55 क्वेश्चन पर कहीं किसी का सिलेक्शन हो रहा था, तो मान लीजिए 58 से 59 होगा। ये मैं साइंस पेडागोजी को स्टैंडर्ड मानते हुए बोल रहा हूं, ठीक है। अब वैसे ही सभी पेडागोजीज में आप 5 से 9% का इंक्रीमेंट कर लीजिए पहले जो कट ऑफ रहा है, ठीक है, उससे ज्यादा का इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। और जहां तक मैं समझ रहा हूं, इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी ज्यादा रहे होंगे, क्योंकि जानते हैं जैसे होता क्या है, सिंस जो आप डेली बैट्स का मॉक टेस्ट देखते हैं तो उसमें लिख कर आता है ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर ड्यू बीएड। एक्चुअली वो फैक्चुअली भी बहुत बड़ा ट्रूथ है। तो क्या है कि पहले जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पेपर देते थे, तो स्टैटिस्टिक्स मिलते रहता है, एक तरह से डेटा कह लीजिए मेरे पास आते रहता है कितने बच्चे दे रहे हैं या देख रहे हैं। ये पहली बार हुआ, आई वाज सरप्राइज्ड। ड्यू बीएड 2021 का जो प्लेलिस्ट आप देखोगे, जो पहला वीडियो है एग्जाम का डेट आते आते उसको 1 लाख लोगों ने देखा है, 1 लाख, जो कि लाइक दैट इज टू मच। अगर 1 लाख का 25% लोग भी दे दें तो 25,000 लोग पेपर दे देंगे एक तरह से, ये भी, क्योंकि हर साल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी बहुत तरीके ग्रोथ हो रहा है। तो आप समझ रहे हो, 1 लाख लोग उसको देखे हैं, तो मतलब कहीं ना तो कहीं उसमें से 25% भी पेपर दे दें 1 लाख में से, तो भी ज्यादा है। और पहले क्या होता था, ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन रहा है कि जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पेपर देते थे, ऑलमोस्ट उतना ही जो है व्यूअरशिप भी रहता था, मोर और लेस, ठीक है। ये एक डिफरेंस जो मैंने इस साल ऑब्जर्व किया है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। पेपर का लेवल जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि पैसेज इंग्लिश और हिंदी का थोड़ा सा इजी था, और संस्कृत का क्वेश्चन 2-4 उन्होंने डाला था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि संस्कृत का क्वेश्चन लास्ट ईयर भी था, उसके पहले भी 1-2 क्वेश्चन था। और यही रीजन है कि जब आप लोगों को मॉक टेस्ट 2 या 3 दिया गया होगा, तो उसमें हमने क्या किया था, 2-4 क्वेश्चन संस्कृत के डाल दिए थे। और शुरुआत के मॉक टेस्ट में कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन डाला था, क्योंकि कभी कभी जब पेपर ऊपर नीचे करेंगे तो 2 संस्कृत का, 2 क्या कहते हैं, आपको ये दिख जाता पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो कि ड्यू नहीं पूछता है। और यहाँ पर एक नोट करने वाली बात ये भी है, देखो ना, डाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, संस्कृत का क्वेश्चन इंक्लूड कर लिया। ये हमें एग्जाम में नहीं दिखता है किसी, ठीक है। अगर पेपर में 2 ही 3 क्वेश्चन संस्कृत का डाल दें तो कट ऑफ से आपको बाहर करने के लिए 2-3 क्वेश्चन बहुत है, ठीक है। ये एक डिफरेंस है जो इस साल मैंने नोटिस किया है। तो यहाँ पर किसी को कोई अपना कुछ फीडबैक शेयर करना चाहते हैं आप, प्लीज एक एक करके। सर अब तो और ज्यादा डर लग रहा है। नहीं, डरना अच्छी बात है, अच्छे काम के लिए डरिए तो अच्छी बात है। क्योंकि सर अटेम्प्ट तो किया था, बट वही नेगेटिव मार्किंग की वजह से ही बाहर हो जाएगा। अब आप कह रहे हो इंक्रीमेंट होगा तो और ज्यादा बुरे हाल है फिर तो। नहीं, मैक्सिमम 5 to 9%। अगर 55 में 5 से 9% का इंक्रीमेंट करते तो 55 कितना, 58.5 या 59। अब अगर नेगेटिव मार्किंग ना हो तो फिर तो हो जाएगा, वरना तो नहीं, दिक्कत ही नेगेटिव है। मार्किंग तो है। टिशा, आपकी पेडागोजी क्या थी? सोशल साइंस सर, सोशल साइंस पेडागोजी है। तो आप मान लो कि 52 क्वेश्चंस तक का 75 कर रहे हैं सर। हाँ, मतलब 50 to 53 आते थे। अच्छा, 75 मतलब एग्जाम में किया। अच्छा, हाँ आपको एक जी। बात बताऊं, कल एक कैंडिडेट ने कांटेक्ट किया करियर काउंसलिंग के लिए, तो उसने जैसे ही पहला लाइन ही बोला ना, एक तो मैं सुबह से बात करते करते आ रहा था कैंडिडेट से, कल जैसे ही उसने पहला लाइन ही बोला, मेरा दिमाग अंदर में इतना गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि उसने क्या चीज बोला, हमने कहा कितना अटेम्प्ट किया, तो कह रही सर मैं तो पूरा कर दी। हमने कहा पूरा नहीं क्या नहीं मतलब है? कह रही सर मैंने 100 का 100 कर दिया।
हम सर भी मतलब मेरे को 50 to 53 क्वेश्चन रहते थे जिनमें मैं श्योर थी कि आते हैं, पर आपने कहा था कि 10% तो नेगेटिव मार्किंग होगा ही होगा ही, उससे। मिनिमम बता रहा हूँ, हाँ मिनिमम कितना भी जी। अच्छा किए हो। और मैंने जितने मॉक टेस्ट किए थे, मतलब मेरा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही था कि मेरी नेगेटिव मार्किंग हो जाती थी मेरी, मतलब मुझे ऐसा था कि होगा ही होगा। तो फिर उसके हिसाब से मैंने ये था कि एटलीस्ट मैं 75 तक ले जाती हूँ, कि कुछ अगर कट के भी हो सकता है कि फिर शायद हो जाए कि मैं इन कट ऑफ रेंज में आ जाऊं, वरना तो मेरा 100% 50 से नीचे चला जाता था बार बार। हाँ देखिए, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनका 20% क्वेश्चन गलत हो जाता है, आप चाहे कितने भी हाँ जी। 10% मिनिमम मैं बता रहा हूँ, 10% तो 66 लोग हैं ना इस मीटिंग में, जितने लोग पेपर दिए 10% तो 99% लोगों का 10% क्वेश्चन गलत होगा, 99% स्टूडेंट्स का। हाँ जी सर, इसीलिए बस मैंने इसलिए हाँ 75, मतलब 70 में मेरा हो गया था, पर मैंने 75 तक ले गई कि नेगेटिव मार्किंग से हम्म। शायद कुछ मिल जाए। अच्छा, श्वेता राजपूत आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? जी सर, मैंने तो 67 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है। और मुझे, और मैंने सर वो स्पेशल वाला भी दिया था, तो उसमें भी 67 या 72 में भी बने थे मेरे क्वेश्चंस। हम्म। तो सर वो बहुत मतलब इजी था, वो इससे बीएड के अकॉर्डिंग वो स्पेशल बीएड का पेपर बहुत अच्छा आया था। और वो लग भी रहा है कि उसमें चांसेस है मेरे, हम्म। मतलब बीएड में नहीं, तो चांसेस तो मतलब आपका इसमें भी है, मुझे रेगुलर वाले में ऐसी कोई बात नहीं है। सर रेगुलर वाले में तो मुझे डर लग रहा है, तो क्योंकि उसमें पेडागोजी क्या है मेरे आपका? थोड़े मैथ ना सर मेरी वीक है, तो मैथ के क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई थी मैं। हाँ क्योंकि हमेशा से मैं मतलब ह्यूमैनिटीज की स्टूडेंट हूँ ना, तो 10th के बाद से मैथ ऐसे छूट गई ना कि मतलब कुछ नहीं, कर नहीं पेडागोजी पाई क्या मैं है आपकी, मैथ के पेडागोजी क्या क्वेश्चन। है आपकी? सर सोशल सोशल साइंस। साइंस पेडागोजी, और कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपने गलत किया है? सर होंगे मैक्सिमम 15, तो मतलब लगा के चलो आप 15, तो 15 to 17 क्वेश्चंस तो मेरे बैठ ही जाएंगे गलत। क्योंकि सर ये हुआ ना कि मेरे साथ, मतलब मेरे साथ ना पेपर देते टाइम ये हुआ कि मुझे आंसर सही पता था ना, तो भी मैं कंफ्यूज हो गई कि नहीं मैंने तो वो सुना था ऐसे करके, मैं गलत करके आ गई। मतलब मैंने पहले सही लगाया था, उसके बाद मेरा दिमाग को पता नहीं देखिए क्या हुआ कि यहाँ मैंने पर मैं एक गलत चीज कर ऐड दिया अपना करूंगा, आई आंसर। ऐड वन थिंग ओवर हियर। देखिए ये सर मैंने एग्जाम, घर आके चेक किया। नहीं देखिए श्वेता, ऐसा है, आप सब लोग इस बात को समझिए, क्या है ना, ये एक एग्जाम का हिस्सा है, ठीक है, ये सारी चीजें एक एग्जाम की हिस्सा होती हैं। होता क्या है कि हम क्या सोचते हैं कि हम पेपर जाएंगे और हमें प्लेटर पर आ जाएगा, नहीं, ये सारा ही तो एग्जाम का हिस्सा है ना। ये टेंशन देख के लग रहा था सही हो जाएगा, गलत हो गया, इसी बात के लिए तो एग्जाम हो रहा है। एग्जाम इज नॉट जस्ट अबाउट कि क्वेश्चन पूछा, 4 ऑप्शन टिक करना था और आप कुछ ऐसा मिस्टेक कर गए, वो वैसा जो मिस्टेक कर गए वही तो एग्जाम है, ठीक है, वही तो एग्जाम है, दैट इज द एग्जाम। जी सर। So that is how it goes, ठीक है। And yes, the other Shweta, anything you want to ask Shweta? हाँ। एक्चुअली मैंने आईपी का भी एग्जाम दिया था, तो उसमें क्या हुआ कि मैंने क्वेश्चंस तो काफी सही करे, बट लेकिन नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में मेरे काफी सारा जो स्कोर था वो लो चला गया। तो इसी चीज को ध्यान में रख के मैंने फिर ड्यू में मैंने सोचा कि ये गलती ना करूं, तो मैंने मतलब पेपर काफी इजी था, जो मैंने लास्ट ईयर पेपर देखे थे और जो मैंने प्रिपेयर किया था उसके हिसाब से मतलब काफी ज्यादा इजी लगा मेरे को। फिर भी लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जिनमें थोड़ा मेरे को ज्यादा डाउट था कि हाँ कभी देख ही नहीं संस्कृत के क्वेश्चन होंगे, तो फिर मैंने वो नहीं करे। और फिर जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी उसकी उसमें दिख रहा था कि हाँ तुम्हारा 50 या 60% पे हो जाएगा। नहीं, आपकी तो वॉइस थोड़ी उस धीरे आ रही है श्वेता, प्लीज। हेलो सर, आई एम ऑडिबल। तो सर लास्ट ईयर की कट ऑफ को थोड़ा ध्यान में रख के मैंने सोचा कि 50 या 60 तक करूं, अगर पेपर इतना इजी है तो बेवकूफी ना करूं कि 70 या 80 तक चले जाऊं, फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो मैंने 60 तक अटेम्प्ट करा। तो फिर जब मैं घर आई और मैंने अपने बाकी फ्रेंड से पूछा कि उन्होंने कैसा दिया पेपर, तो सबने ये बोला कि मैंने 70 करा, मैंने 75 करा, मैंने 66 करा, मैंने 70। तो मैं घबरा गई कि मैंने इतना कम क्यों करा और बाकी सबने इतना ज्यादा कर दिया, पता नहीं कट ऑफ कितनी जाएगी और शायद मैंने गलती तो नहीं कर दी। अच्छा ठीक है श्वेता, माइक आप म्यूट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर एक चीज मैं ऐड करूंगा, देखिए अगर पता है, ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करने से पहले आप लोगों को मैं एक वॉइस क्लिप सेंड करने वाला था, फिर बाद में मैंने कहा अरे छोड़ो यार। एक्चुअली होता क्या है कि मैं वॉइस क्लिप में आप लोगों को ये सेंड करने वाला था, मैं सोच रहा था कि थोड़ा थोड़ा मैं बहुत सीधा सीधा बात करूं। सिलेक्शन को लेकर ना जितना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहती है उतना मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स में रहता नहीं है, थोड़ा होना बहुत जरूरी है। तो मैं वॉइस क्लिप एक्सटेंड करने वाला था कि भाई अगर आप सीधी सीधी बात सुन सकते हो तभी ये मीटिंग ज्वाइन करिएगा, अगर आप लोगों का ईगो हर्ट होगा तो मत ज्वाइन करिएगा। देखिए सबसे पहली चीज आप सब लोगों को मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे बच्चे कहते हैं कि सर मैंने 60 तक अटेम्प्ट किया, अगले ने 75 तक अटेम्प्ट किया, पता है इस बात का घंटा फर्क पड़ता है कि उसने 75 अटेम्प्ट किया और मैंने 60 अटेम्प्ट किया।
देखो, आदमी अटेम्प्ट अपनी औकात के हिसाब से करता है, मुझे जितना आता है उतना ही करना चाहिए। कोई अगर 75 से 80 तक कर रहा है ना, सवाल ये नहीं है कि 75 से 80 तक किया है, सवाल ये है कि वो गलत भी कर रहा है उसी रेशियो में। जैसे अब एक लड़की कल मिली, 30 सेकंड ही मैंने बात किया होगा, सिर्फ इतना बोल दी कि जो मैंने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो मेरा दिमाग एकदम जो हमने कहा भाई रहने दीजिए, मतलब आई डोंट हैव एनीथिंग टू टॉक, क्योंकि ऐसे लोगों को मैं समझा समझा के थक जाऊंगा, नहीं समझ में आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब क्या होता है। इस मीटिंग में सबको पता है कि नहीं आ रहा होगा 100 क्वेश्चन, उसको किसी को डाउट है? 66 लोग बैठे हैं मीटिंग में, किसी को डाउट है कि उसको 100 क्वेश्चन नहीं आते रहेंगे? मैं आपसे नो पूछ, क्या उसको 90 क्वेश्चन आता रहा होगा? 90 भी नहीं आता रहा होगा, उसके बाद भी 100 किया है, इसका मतलब क्या है कि गलत ही किए हो, कुछ उसमें कुछ डाउट है ही नहीं। तो ये चीज है। तो श्वेता, ये तो कोई फिक्र वाली बात ही नहीं है कि मैंने 60 किया उन्होंने 70 किया है, ठीक है, ये तो कोई फिक्र वाली बात ही नहीं है। सिंपल सी बात है कि इस ट्रूथ को, लेट अस एक्सेप्ट दिस ट्रूथ कि हमें नहीं आ रहा था इसीलिए मैंने 60 किया। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर सबसे बड़ा ये मैं पूछना चाहता हूँ किसी भी स्टूडेंट से कि ये बताओ, अगर तुम्हें 70 आ रहा होता तो क्या तुम 60 करते? तुम्हें 70 आ रहा होता तो क्या तुम 60 करते? तब तो तुम नहीं नो करोगे, ठीक है, नहीं करोगे ना। तो नो सर। हाँ, तो जब तुम्हें 60 आ रहा है तो तुम उस पर कैसे कह रहे हो कि मैंने 75 किया, 80 किया? और बेसिस क्या है उसको करने का? कुछ क्वेश्चंस में डाउट था कि हाँ, आपने कहा था ना कि अगर 2 में अगर तुम्हें डाउट हो तो तुम कर देना, पर मेरे को 2 में डाउट था, पर मेरे को रिस्क नहीं लेना था, इसलिए मैंने नहीं करा। तो आज भी मेरे को 70 थे पर मैंने करे 60। हाँ, नहीं ठीक है श्वेता, देखिए ये कोई बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, कम और ज्यादा का जो डेफिनेशन है, ये थोड़ा आप लोग डेफिनेशन गलत समझ रहे हो कम और ज्यादा का। जो बाकी श्वेता, जो आपने अपने अटेम्प्ट को लेकर बताया, वो इससे मत डिसाइड करिए मेरे फ्रेंड ने क्या अटेम्प्ट किया। हाँ, ये जरूर बात है, जैसे आप एक एग्जामिनेशन टिप्स वाला एक वीडियो था जो एग्जाम के दिन एकदम मैंने सुबह सुबह डाला था, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा था, मेरे पास एकदम एनर्जी नहीं थी रिकॉर्ड करने का, लेकिन जब वो लास्ट डे आया हमने कहा भाई सुबह सुबह डाल देता हूँ पेपर शाम को, अगर सुबह तक भी स्टूडेंट ने देख लिया तो बहुत लोगों को हेल्प मिल जाएगी। तो उसमें मैंने यही बात बताया था कि अटेम्प्ट को लेकर क्या होता है कि अटेम्प्ट कोई एक ऐसा कसम नहीं है कि हमें 75 करना है, 70 करना है। अटेम्प्ट तो वो है जितना आता है करना है, और जो 50-50 है उस पर रिस्क लेना है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उतना रिस्क उठाना पड़ता है, क्योंकि रिस्क नहीं उठाओगे तो ऐसे ही लिस्ट से बाहर हो जाओगे। ठीक है, पॉइंट ये, क्योंकि अगर आप 60 एग्जैक्ट सही करके आई हैं तो भी उसमें 10% गलत हो जाएगा, ठीक है, 60 आप एग्जैक्ट। सर, आपने जैसे बताया कि अभी थोड़ी सी कट ऑफ हाई जा सकती है क्योंकि एग्जाम थोड़ा इजी था, तो सर आपने थोड़ा इंटरेक्ट करा है बच्चों के साथ, आप बता सकते हैं कि लैंग्वेज की कट ऑफ कितनी हाई जा सकती है? 2.5 से 4%, इससे ज्यादा नहीं। सिर्फ लैंग्वेज की? हाँ, 2.5 से 4%। ओके सर, थैंक यू। हाँ, जैसे मान लीजिए अगर लास्ट ईयर 48, प्लीज माइक थोड़ा, अगर आप लास्ट ईयर अगर 48 पर सिलेक्शन हुआ था, तो इफ यू गाइज आर यूजिंग हेडफोन तो माय वॉइस इज गेटिंग एकोड, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप हेडफोन निकाल के वो करिए अगर मैं बोल रहा हूँ तो। हाँ, तो मैं कह रहा था अगर लास्ट ईयर 48 गया था तो 2.5% का इंक्रीमेंट कर लीजिए, तो यानी कि 2.4 क्वेश्चन बढ़ गया तो ऑलमोस्ट 51 तक जा सकता है कट ऑफ लैंग्वेज में, फिर ऑलमोस्ट, इससे ज्यादा का इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ, अच्छा एक चीज और है ना, थोड़ा सा कट ऑफ में इंक्रीमेंट भी इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कैंडिडेट्स है ना उनका लैंग्वेज का पेपर इजी था, इंग्लिश का पैसेज और हिंदी का पैसेज, ठीक है, तो ये चीज है। यस, एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर समथिंग? यस प्लीज सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, यस शिवम, गुड इवनिंग। हाँ सर, मैंने तो 65 अटेम्प्ट करा, फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि 52 से 53 मेरे सही जा रहा है, ठीक है, और ऐसा लग रहा है मेरे को, पता नहीं आंसर किया है तो क्या होगा। और एक क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर्स का जो क्वेश्चन था सर, वो तो बिल्कुल ही नहीं बना, क्योंकि वो बहुत, मतलब मेरे को लग रहा है बहुत पुराना, कहाँ के पूछे थे तो पता ही नहीं, तो ऐसे छूट गया। और ये नो डाउट सर कि क्वेश्चन इजी था, बट ये भी बात है ना कि इस बार का जो ऑप्शन था ना सर, वो बहुत कंफ्यूजिंग था। मतलब ऑप्शन ही एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा था सर, ये बहुत मतलब प्रॉब्लम हुआ। और फिर क्या था कि पैसेज तो ठीक थे, पैसेज का ऑप्शन भी बस वही था, तो शुरू के तो 5 ऐसे ही छूट गया, तो और डर लगा। फिर मैंने बाद में करा तो 4 शुरू के छूट गए थे, और फिर क्वेश्चन ठीक ठाक था, बट 65 ही कर पाया, और 50 to 52 लग रहा है सर मेरे को। नहीं तो लास्ट ईयर मेरा एक स्टूडेंट था, उसने 67 क्वेश्चन किया था, वेबिनार में भी आप देखेंगे तो उसका सिलेक्शन 67 पर भी हो गया। तो कोई ऐसी बात नहीं है, डिपेंड करता है कितना सही गलत बैठ रहा है, ज्यादा कम से फर्क नहीं पड़ रहा है, आना चाहिए ना कम ज्यादा सही करने के लिए, ठीक है। हाँ,
शिवम, आप झारखंड से है ना? यस सर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, प्रिपरेशन करते रहिए, जरूर कुछ बेहतर होगा, डिसाइड करते रहिए। हाँ यस, सागर कुछ कहना चाह गुड अभिषेक, इवनिंग अभिषेक सर। बस एक सेकंड, ऋतु में आ रहा हूँ। अभिषेक, देन ऋतु, देन खुशबू। यस अभिषेक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अभिषेक। यस सर। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि सर मैं लैंग्वेज पेडागोजी से फॉर्म भरा था मैंने, और सर मैंने 68 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से मुझे लग रहा है कि 55 से 60 के बीच में सही बैठेंगे। अच्छा, आपको और ऐसा सर लगता है? यस सर। सर और मतलब आपकी और रिमझिम मैम की सर एक टिप थी, वो बहुत काम आई सर, वो कि एग्जाम्पलर से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के देते हैं वो लोग। तो सर मैं मतलब ऐसे कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे साइंस का कुछ आता नहीं था सर, पर मैंने 9, 10, 11, 12 की जो एग्जाम्पलर थी सर, वो मैंने बहुत अच्छे से वो क्वेश्चन और उसके आंसर सर एक तरीके से रट के गया था। और सर उसमें से कम नहीं तो 4 क्वेश्चन उन्होंने डायरेक्ट डायरेक्ट उठा के डाले हुए थे सर, साइंस साइड। साइंस का तो सर क्वेश्चन यही तो कहना सर। जो स्टूडेंट्स का, जैसे आपको बताऊं, देखिए यही चीज होता है, कई बार इसको हम लोग ना ओपन मन से मैं बोलने का अवॉइड कर, साइंस का पूरा क्वेश्चन जो भी ढंग के पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सबसे मेरे को यही फीडबैक मिला कि पूरा का पूरा जो मैंने बोला था कि एग्जाम्पलर उठा के पढ़िए, एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट एग्जाम्पलर से ही आया था। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट। अब आपने बुक देखा है कि नहीं, 6 to 10 तक का, 11 12 का, तो एग्जाम्पलर से ही आया था। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन। और अगर आपने लोग एग्जाम्पलर पढ़ के गए थे और वहां से क्वेश्चन आपने डायरेक्ट आया था और उसको अटेम्प्ट किया है ना, तो ऐसे लोगों की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि उस क्वेश्चन को आपने पहले से देख रखा था। और डिट्टो अगर एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन भी वैसा मिल जाता है ना, तो उसको सिलेक्शन में फिर ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कभी भी। ठीक है, तो ये चीज है, क्योंकि आपका नेगेटिव नहीं होता, तो आप अपर एज पर बढ़ते हो, क्योंकि एक गलत जाता है तो 5 नंबर जाते हैं टोटल, 4 तो सही जाते हैं, एक सही वाले में से भी जाता है 1 नंबर। ठीक है, टोटल 5 नंबर का नुकसान होता है एक्चुअली। सर कैन आई से समथिंग? एक सेकंड शिवानी, मैं आप पर आता हूँ, पहले ऋतु, देन विल कम टू खुशबू। यस ऋतु, ऋतु चौधरी। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। एक सेकंड, पहले ऋतु, खुशबू, देन पूजा। ओके, हाँ यस ऋतु। हाँ सर, सबसे पहले तो आपकी एक वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। वो जो एक वीडियो आपने दी थी जिसमें आपने बोला था कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले ही हथियार डाल देते हैं, और ये तो मतलब उस टाइम 2 या 3 दिन रहते थे और वो ऐसे था कि मैं कर रही थी, लेकिन फिर भी ऐसा ही था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, एक वो कॉन्फिडेंस जो आता है अंदर से वो नहीं आ रहा था। फिर बस ये था कि ठीक है, जो भी होगा वो देखा जाएगा, तुम्हारा काम मेहनत करना है, तुम अपना करते रहो बस। जो मैंने तब तक एंट्री की थी, तब तक मैं कुछ ना कुछ पढ़ती रही थी। तो उस एक वीडियो की वजह से जो मेरा वो काम था वो बहुत ज्यादा बना रहा था, क्योंकि मेरा काम कभी कभी बहुत ज्यादा वैसे हो जाता है, तो मैं बहुत ज्यादा काम थी, तो उस सिचुएशन के हिसाब से पेपर तो मैंने बहुत अच्छे से और पेशेंटली वो देखा। क्योंकि जैसे ही पेपर शुरू हुआ था, जो पैसेज वाले थे, नॉर्मली होता है पैसेज हमको दिया हुआ है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, बट इस बार उन्होंने जो ट्रिक की थी वो एक पैसेज से कुछ क्वेश्चंस दे दिए, फिर दूसरा पैसेज दे दिया, फिर वही पैसेज रिपीट कर दिया, तो उन्होंने बहुत ट्रिक किया था इस बार। तो थैंकफुली वो काम नहीं छूटा, तो आराम से होता गया। तो मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो ये थी कि पहले मुझे जितने क्वेश्चन ये था, मुझे टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने कहा जितने मुझे आते हैं डायरेक्टली मैं वो करती जाती हूँ। जहाँ पे मुझे लग रहा है मुझे आता है, या मुझे टाइम लग रहा है, या मुझे थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, या थोड़ा बेसिक सा वो है, हो जाएगा, तो वो मैं मतलब जिनमें भी थोड़ा टाइम लगने वाला था वो मैंने साइड में नोट डाउन कर लिया, ना मुझे बाद में देखना है, और बाकी मैं अपना सारा करती गई। उसके बाद में तब मैंने लास्ट तक अटेम्प्ट किया, आई गेस मेरा 43 अराउंड समथिंग बैठ रहे थे जो मैंने किए थे। और उसके बाद में जो क्वेश्चंस रह गए थे मैंने उन्हें देखा, उनमें से भी कुछ ऐसे हो गए थे जो कंफर्म हो गए थे। जैसे रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चंस थे वो काफी मतलब मुझे लगे थोड़े ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहे थे, तो मैंने उन्हें लास्ट के लिए छोड़ दिया था, फिर वो क्वेश्चंस भी हो गए थे। तो इन टोटल मेरा जो हुआ है वो, अब मुझे करेक्ट काउंटिंग भी नहीं पता है, क्योंकि मैं लास्ट तक बिल्कुल पेपर इतना कामली वो कर रही थी, तो मैं बस कर ही रही थी लास्ट तक, मैंने वो देखा भी नहीं। तो 70 अराउंड हो गए थे मेरे कुछ। अच्छा, तो ठीक है। ये तो आप उसमें हो गया था। आप तो नेताओं की तरह हो गए, फिगर देते थे 40-42 से 70 पे ले आई और बच्चों को हार्ट अटैक दे दी। नहीं सर, वो एक्चुअली जो मुझे क्वेश्चन जो मैंने पहले ही अटेम्प्ट में करती रही थी वो नहीं, दैट इज द राइट अप्रोच कि आप फर्स्ट गो में जो करते हो वो होता है, फिर उसके बाद देखते हो कितना आगे बढ़ रहे हो, गलत सही क्या है,
थोड़ा सा आइडिया लेकर जो है। हाँ जी। फिर जो मुझे जैसा आपने बोली थी कि सबसे पहले तो ये देखिए जो आपको करना ही नहीं है, मैंने उनको दोबारा खोल के ही नहीं देखा, ये तो मुझे छूने ही नहीं है, तो वो वाली चीज की थी। उसके बाद सर एक मुझे कंफ्यूजन है, क्योंकि मैं लास्ट तक अपना कर रही थी, मैं यही देख रही थी अगर एक और क्वेश्चन कहीं से निकल आए या वो मैं देख रही थी, तो जैसे वो बोल रहे थे सब बोल रहे थे सबमिट करने के लिए, तो वहां पर मैंने अपनी तरफ से सबमिट नहीं किया, क्योंकि मैंने जितने भी ऑनलाइन एग्जाम दिए हैं वहां पे कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि वो वहां पे सारे इन्विजिलेटर्स भी और वो सब यही बोल रहे थे कि नहीं आपको सबमिट करना था, नहीं आपको सबमिट करना था। मैंने कहा ऐसे तो नहीं होता। नहीं हाँ, वो एक बहुत ज्यादा। और सागर जो आपने मैसेज किया है कि मैंने बोला कुत्ते की मौत नहीं मरना है, देखिए ये थोड़ा एग्जाम से पहले आप लोगों को चार्ज करने की, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है, मुझे पता था कि इस टाइम पर जो है डिमोटिवेशन बहुत हाई लेवल पर, डिमोरलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमें लगने लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि स्टूडेंट से होता क्या है कि देखिए टेक्नोलॉजी का हम यूज करें तो किसी ना तो किसी फॉर्म से हम स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो इसीलिए मैं वीडियो मैसेजेस भेज रहा था, और इसीलिए वो डेली बाइट्स पर नहीं भेजा जाता है, ताकि आपको ऐड भी ना आए, ताकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहे, सो दैट कि स्टूडेंट्स थोड़ा इंटरेक्शन बना रहे लास्ट मोमेंट पर। और यही चीज मेरे माइंड में कभी कभी मुझे आता है कि शायद नेक्स्ट ईयर से डेली बाइट्स जो वेबसाइट अवेलेबल हो जाएगी, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, एंड दिस इज द समथिंग हेल्दी थिंग आई एंजॉय एंड इवन स्टूडेंट्स एंजॉय दिस थिंग। तो जब वेबसाइट हो जाएगा तो बाहर बाहर जाएंगे, मॉक टेस्ट देके चले जाएंगे, और होता क्या है कि जब आप मेरे पास आते हो तभी आपको मेरी भी वैल्यू पता चलती है और काम की भी वैल्यू पता चलती है। ऐसे तो बहुत सारे वेबसाइट हैं और कंटेंट तो मार्केट में भरा पड़ा है, कंटेंट की तो कमी ही नहीं है, लेकिन एक जो राइट डायरेक्शन, एक राइट अप्रोच वाली बात होती है कि करना कैसे, क्योंकि एक ऐसा एग्जाम जहां पैटर्न डिफाइंड नहीं है, उसके बाद भी आप लोग एग्जाम्पलर है, रीजनिंग है, पैसेजेस है, उन सारी चीजों को पढ़ पढ़ के थोड़ा थोड़ा असेंबल करते जाते हो, तो माइंड भी मैं देखता हूँ कि कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन वो बहुत ही फिर मतलब बहुत ही एकदम होता है स्कैटर्ड वे में रहेगा, बहुत ही स्पोरेडिक मैनर में रहेगा, ठीक है, तो फिर वो सारी चीजें नहीं हो पाती हैं। तो जो कि मुझे लगता था कि बहुत सारे मीटिंग्स और ये सारी चीजें कंडक्ट करके थोड़ा मैंने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, जरूर बहुत सी खामियां भी रह गई होंगी, ये तो है ही, कितना भी परफेक्ट करने की कोशिश करूं कुछ तो खामियां रह जाती हैं। देन वी विल नाउ गो टू नेक्स्ट, किसका टर्न था? हेलो हाँ यस रितु, हाँ यस प्लीज, कुछ मेरे तारीफ में कह रही है क्या? सर सर मैं वो बोल रही थी, जैसे आपने एग्जाम डे पे जो वीडियो डाली थी उसमें आपने बोला था कि नॉर्मली आप 10% लेके चलो, लेकिन एवरेज स्टूडेंट का आप लेके चलो 20% तो गलत होगा ही। तो मैंने उस हिसाब से किया है कि मैंने इंग्लिश पेडागोजी से डाला है, मैंने इंग्लिश का डाला है, तो मैंने उस हिसाब से किया कि जब मेरा 20% गलत होता है तो भी 55 के अराउंड मेरा बैठ रहा था। तो आई डोंट नो, मतलब एक सेकंड यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करूंगा, जब मैंने कहा कि 20% तक गलत होता है, वो तब होता है जब हम मान के चलते हैं कितना हम सही किए हैं। हाँ जी सर, तो मैं नहीं इतना तो है, मतलब हाँ वही मैंने बोला जो अब मैं ये तो सर तब आंसर की आएगी, पर मुझे लग रहा है कि मैंने सही किए हैं जो जिस हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन समझ आ रहे थे और एक आइडिया लग रहा था कि हाँ कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन थी, लेकिन वो भी हो गए थे एट द एंड, तो उस हिसाब से तो लग रहा है कि शायद, बट पता नहीं, फिर भी अप्रोक्स कितना क्वेश्चन मतलब आप बोलेंगे कि इंग्लिश के लिए होना चाहिए? मैं उस पे आता हूँ। फर्स्ट विल गो टू पूजा, देन खुशबू। पूजा यस प्लीज, मैं आ रहा हूँ रितु जी उस पे कट ऑफ पर। हाँ पूजा पहले। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग पूजा। यस पूजा, कुछ कह रही हैं? सर एग्जाम तो ठीक आया था। हाँ ठीक कह रही। अच्छा, एग्जाम तो बहुत मतलब ठीक ही आया था, लेकिन उसमें ना वो कंक्लूजन वाला जो होता है ना AR करके, वो बहुत ज्यादा असर्शन रीजन में आप कह रही हैं। चलिए ठीक है, उस पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। खुशबू क्या कह रही हैं आप? सर मेरे को ये बोलना था कि सर मतलब मैंने तो, बाकी सबने तो काफी अटेम्प्ट कर लिए सर, मेरा तो 52 ही हुआ था, बट 52 वो था जो कंफर्म। सर मेरे साथ क्या हुआ ना, लास्ट टाइम ना इतना ज्यादा प्रेशर हो गया था ना कि मेरे को जैसे मतलब ऐसा लग रहा था माइंड में एकदम ब्लैंक हो गया 20 मिनट लास्ट के, और मेरे को क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना था, साथ में टाइमिंग भी बढ़ती जा रही थी, तो होता नहीं प्रेशर बढ़ता जा रहा था, उस टाइम का सर हो गया था। खुशबू देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात ये है, मैंने बहुत कंट्रोल किया।
बट वो पता नहीं हो ही रहा था। मैं मतलब एकदम काम डाउन, मैंने सर आपका लास्ट वाला वीडियो भी देखा था, एकदम रिलैक्स होके करना है, कुछ नहीं। आपने बोला था कि 100% देना, जो होगा आगे देखा जाएगा, यही ऑप्शन छोड़ना है। तो सर उससे ना बहुत रिलैक्सेशन मेरे को मिला था कि एकदम आराम से करना है। बट सर लास्ट टाइम पता नहीं क्या हुआ ना, एकदम 20 से मतलब आधे घंटे लास्ट के ऐसा हुआ ना कि अरे यार इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, अभी देख तो लिए थे बट होता नहीं, माइंड ही नहीं काम कर रहा था, जो भी याद था वो सब भूला जा रहा था। तो चलिए उस टाइप का हो गया था। अच्छी बात है। आप लोग डेली बाइट्स पर भी फीडबैक थोड़ा सा देते रहिए मुझे, क्योंकि ये चिट चैट का सेशन है, ज्यादा हम लोग आप लोगों से इंटरेक्ट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो उस पर देते रहिए फीडबैक। और खुशबू कुछ कहना चाहेंगे डेली बाइट्स पे? सर डेली बाइट्स तो है ही बेस्ट अपने आप पे, अब उसके बारे में क्या कहना है सर, उसकी वजह से तो। पर सर आप कह रहे हो कि वेबसाइट आने के बाद ये वेबिनार्स एंड ऑल कम हो जाएंगे, तो दैट्स ये तो होना नहीं चाहिए। नहीं टिशा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। आई विल ट्राई टू कनेक्ट स्टूडेंट्स बाय अदर मोड। आई एम थिंकिंग टू यूज टेलीग्राम और इंस्टाग्राम टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन टिशा होता क्या है ना, जब पहली बार आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे आते हैं, जो नए बच्चे आएंगे तो उनको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता है, और क्या होता है कि मेरा कंटेंट बहुत ज्यादा ऑनलाइन अवेलेबल नहीं रहता, क्योंकि मैं उस तरह से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करता हूँ। स्टूडेंट से थोड़ा 1-to-1 इंटरेक्शन होना चाहिए। आफ्टर ऑल बीइंग अ टीचर, ठीक है, मेरा कोई ऐसा प्योर यूट्यूबर वाला काम तो है नहीं कि वीडियो बना के दे दिया, देखो 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 बैठ के बस, और वीडियो व्यूज और ये सब का मेरा काम तो नहीं है। आप देखोगे कि मैं मीटिंग्स कंडक्ट कर रहा हूँ, 1 घंटे का मीटिंग कंडक्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक कट ऑफ कोई वीडियो नहीं डाले होंगे टेलीग्राम। यस सर, ठीक है, क्योंकि जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो ज्यादा पता चलता है क्या करूँ कट ऑफ वीडियो डाल के, मतलब वो तो है ही सर। मतलब ठीक है, मार्केटिंग इंटरेक्शन के बाद सर थोड़ा सा ऐसा रिलैक्स हो जाता है। अरे नहीं देखो, ये पता ही सब जो करने वाली बात होती है, जबरदस्ती हम जाके उस तरह की वीडियोस देख रहे हैं, और वो जो लोग बता रहे हैं उनको एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, वो लोग कैसे बता देंगे। मैं तो कम से कम 100 स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया, उसके बाद फीडबैक दे रहा हूँ, इसीलिए मैं 24 से 48 घंटे का वेट किया कि पहले सभी बच्चों को समझो। इंस्टेंट की पेपर को देके आए हैं, वीडियो बना के मैं बता रहा हूँ, पेपर बहुत अच्छा था बच्चों, आप समझा गया। वो तो है ही सर। ठीक है सर कैन आई से? एक सेकंड शिवानी। हाँ, तो फिर 48 आवर्स में वेट किया, और उसके बाद जो मैंने किया। पहले नियति आप पूछिए, आप इसका नाम पहले था, दैट विल कम टू शिवानी। यस नियति, यस Yes, so good evening. Am I audible? yes clearly with the beautiful voice. So पेपर तो डाइवर्स था, कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजी थी, लाइक 22 क्वेश्चंस थे आई गेस इस बार कॉम्प्रिहेंशन के, हिंदी और इंग्लिश में जाके, तो वो सही थे। करंट अफेयर्स भी इनफैक्ट इजी आए थे, मतलब यूजुअली थोड़े घुमा के आते हैं ना, इस बार इजी थे, लाइक पद्मा अवार्ड्स जिसे मैम ने भी कहा था, मतलब प्राइज विनर का पढ़ लेना, तो वो सब सही था। एग्जाम्पलर से डायरेक्ट आए हुए थे सर, एंटासिड मैग्नेट्स वगैरह मेरे को याद है, क्योंकि मैं करके गई थी 6th to 12th के एग्जाम्पलर, एंड मैम की 11th 12th की सारी वीडियोस देख के गई थी। तो आपने भी कहा था कि तुम्हें क्वेश्चंस करके आने हैं, क्योंकि मेरा साइंस पेडागोजी एंड उनकी सबसे हाई जाती है इंटीग्रेटेड साइंस, तो मैंने 76 अटेम्प्ट किए थे। मैं श्योर हूँ कि मेरे 10 के आसपास तो गलत होंगे क्योंकि आईपी भी इतने गलत हो चुके हैं। ये तो मैं भी तो आईपी में भी क्योंकि सर इतने तो गलत हुए हैं ना, मतलब उनका आंसर भी क्योंकि पहले आ गया था। अच्छा ठीक है ना, आप लोग थोड़ा एग्जाम को ना थोड़ा एंजॉयमेंट वाले वे में लिया करिए। बहुत प्रेशर तो रहता है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रक्चर वैसा रहा कि बहुत प्रेशराइज हो जाते हो आप लोग, लेकिन थोड़ा सा उसको रिलैक्स वे में लीजिए तो परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। यस नियति, आप कुछ कह रही थी और? हाँ जी सर, तो बस यही था कि आप बता दो मतलब एक बार कि इंटीग्रेटेड साइंस की और कितनी बढ़ सकती है, क्योंकि आपने भी कहा ना कि बढ़ेगी तो सही, बट मैंने जितने मुझे आते थे उतना अटेम्प्ट किया, बट घर आके भी जैसे चेक किया ना, कुछ तो मतलब वहां पे तो श्योर हो गया था इकोनॉमिक्स वाला। अब वो इकोनॉमिक्स से आ रखे थे, बट वो करना भी कुछ जरूरी था, एक सही हुआ एक गलत हो गया, तो वही सर। अच्छा, 3rd 4th कट ऑफ आते आते साइंस का मैं मान रहा हूँ कि 58 से 59 क्वेश्चन जाएगा। लैंग्वेज को लेकर मैं मान रहा हूँ कि 50 से लैंग्वेज को लेकर मैं मान रहा हूँ 50 से 52 से 53 पे जा सकता है, ठीक है, मोर और लेस यहाँ तक जा सकता है। सर क्वेश्चन पेपर जब मैंने देखा ना इजी है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन आया था डायरेक्ट क्वेश्चन था कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, ऐसे क्वेश्चंस थे। बट एक दो क्वेश्चन था जैसे व्हाट इज सैगी, फूड बेवरेज डेजर्ट, और ऐसे दे रखा था। और एक था जैसे खट्टर सिंह सानेवाल स्टडीड इन विच यूनिवर्सिटी,
आउट ऑफ इंडिया का था ये। तो इन दोनों में थोड़ा जैसे कंफ्यूजन था। ऐसे एक दो क्वेश्चंस ही थे जो थोड़े कंफ्यूजिंग थे, और मैंने मैथ्स के, मैं बोलूंगी मैंने दोनों छोड़े क्योंकि मैं कंफ्यूज थी और मैं अटेम्प्ट नहीं करना चाहती थी मैथ्स उस के पे। क्वेश्चन तो शायद वर्कशीट से ही आ गया था सिमिलर, शायद मैं सुना हूँ। ये सर उसका ही था, बट उस टाइम पे ना टेंशन में था कि इधर के क्वेश्चंस मैंने देख लिए थे कि सही क्या है, मेरे दिमाग में जो उस क्वेश्चन टाइम डेली पे। बाइट्स के वर्कशीट में प्रोवाइड किया गया था और सेम क्वेश्चन अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आया था और उसको आप लोग गलत करते हो, 10 बार बोले तो भैया वर्कशीट मैथ वाला रट लेना, उसी में से आ जाएगा 2-4 क्वेश्चन। दो सर क्वेश्चन मुझे पता सॉल्व करना नहीं आता था, पर मुझे आंसर लर्न था, मतलब पेपर में जाके तो मैं ऐसी थी कि आगे इसको मार्क करो फटाफट और लो नंबर अपने। हाँ ये एग्जैक्टली यही करना होता है। 2-3 क्वेश्चन फर्स्ट है जिसका आंसर एग्जैक्ट पता, और मैं बोल रहा हूँ वर्कशीट में से आएगा। पता है मैथ की वर्कशीट में आप सोचिए गिनती के 5 से 7 क्वेश्चन दिए गए थे, कितना रिस्क तो मैं भी ले आऊँ अपने लेवल पर। यस सर, बट साइंस का है कि मैम ने एग्जाम्पलर जो बोला था, मैं साइंस के पूरा पढ़ के भी गई थी बुक और एग्जाम्पलर भी पढ़ के गई थी, तो मेरे को साइंस की बहुत खुशी है। मैंने साइंस के अटेम्प्ट कर लिए सारे और मेरे को एग्जैक्ट उनके आंसर याद थे, तो मेरे को लगता है कि साइंस में गलती नहीं होगी। अच्छा हाँ शिवानी, यस प्लीज, आप रह गई शायद। हाँ शिवानी। सर, पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे उससे मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई है। फर्स्ट टाइम जब मैंने ड्यू का अटैम्प्ट किया था तो उससे कहीं 70% मैं बोलूँगी कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। 70 to 80%, क्योंकि आपके जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लिए थे उसमें मेरे पास आपके 2015 से 20 तक के क्वेश्चन पेपर थे प्रीवियस। मैंने हर एक क्वेश्चंस के टॉपिक्स किए थे। अच्छा। हर एक जैसे जो भी आपके क्वेश्चन पेपर थे उसमें से जो भी टॉपिक्स थे उससे रिलेटेड मैं सब कुछ पढ़कर गई थी, और अप्रोच मैंने 86 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। यहाँ तक कि फर्स्ट अटैम्प्ट जब मैंने स्टार्ट किया तभी मेरे 50% क्वेश्चन फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने सही किए थे, और ये सारा सिर्फ आपके उन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की वजह से हुआ है, सच बोल रही हूँ। क्योंकि उसके हिसाब से मैंने एक क्वेश्चन जैसे किया, जैसे कि पहला एक क्वेश्चन था उसमें डेज, इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन था आपके उस प्रीवियस पेपर्स में। तो उसके मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट डेज पढ़ कर गई थी। उसमें से एक ही क्वेश्चन आया था कि कैंसर दिवस की थीम क्या थी, तो मैंने थीम और डेज सारे याद किए थे, तो वो मेरा 100% बिल्कुल सही गया। फिर उसके बाद मैंने जैसे कि आपके उस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से लोक नृत्य का मैंने पूरे इंडिया के जितने भी लोक नृत्य थे सारे याद किए थे, तो उसमें से भी एक क्वेश्चन कंफर्म आया था। मतलब मैं स्टूडेंट को यही कहना चाहती हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के अगर टॉपिक बच्चा करके जाता है तो उसे कहीं दिक्कत नहीं हो सकती। एक्चुअली शिवानी यहाँ पर एक मैं पॉइंट ऐड करूंगा। आपने उस पॉइंट में बहुत अच्छा क्रक्स पकड़ के सॉल्व कर लिया है, और आप ये मीटिंग में चिल्ला चिल्ला के बेहोश हो जाएंगे ना, उसके बाद भी आगे भी लोग इस मीटिंग को देखेंगे तो मानेंगे नहीं इस बात को कि आपने कहा कि प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना है। ये जानते हो क्या करते हैं बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है? ये प्रीवियस ईयर पेपर उठाते हैं, ये ABCD रट लिए, उस क्वेश्चन जैसा सिमिलर और क्वेश्चन पढ़ना होता है, ठीक है? ये और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है सिमिलर पढ़ने के लिए, ठीक है? आपने कहा कि कैंसर डे है, ये डे है, तो उससे रिलेटेड जो भी और सारी चीजें थी मैंने उसको भी लर्न किया, तो आपको एडवांटेज है। मैंने जनवरी से दिसंबर तक के सारे थीम्स और इम्पोर्टेंट डेज सारे याद किए थे। और एक चीज सर मैं और बताना चाहती हूँ सबको, मैंने जब आपके प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर पढ़े थे तो उसमें से जैसे 6 क्लास के क्वेश्चंस कुछ आ रखे थे, मेरे को अभी भी याद है। एक 7th क्लास का आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आ रखा था कि जैसे जो इंडिया का मैप है उसे सबसे पहले क्या नाम दिया गया था, तो गोंडवाना करके पहले नाम दिया गया था, तो मैंने वो पढ़ा। एक दो क्वेश्चन और मैंने देखे थे कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में हिस्ट्री से सेम टू सेम क्वेश्चंस आ रखे। जैसे कि एक क्वेश्चन है वो इस पेपर में भी आया, एक क्वेश्चन है कि मतलब वो शायद मेरे अंदाज से 7th क्लास की या 6th क्लास की बुक में एक चैप्टर है, उसके अंदर है कि महिलाओं ने एक अपने नाम का एक, मतलब जब महिलाओं पर ज़्यादा शोषण हो रहा था तो महिलाओं ने अपना न्यूज़पेपर खोला, चालू किया था, तो उस न्यूज़पेपर का था लहरी न्यूज़पेपर। तो वो मैंने आपके जो क्वेश्चन पेपर्स में देखे थे कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं NCERT के, तो वो सब मैंने 6 से लेकर 10 तक की सारी NCERT पढ़ी थी, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। मैंने 86 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अब आई नो मेरे हिसाब से तो ठीक है, और मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ने, मेरा ज्वाइन करने का मोटिव ही यही था कि मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती थी कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ने मुझे बहुत बताओ। देखो यही होता है शिवानी, इतनी देर से मैं तुम्हारा नाम बहुत देर से कॉल आउट किया हूँ तो मेरा तारीफ करने आई थी। हाँ जी। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को, मैं साइंस की आपकी वो NCERTs की थी वो मैं नहीं पढ़ पाई थी, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है, काश मैं वो पढ़ लेती तो मेरा पेपर और अच्छा चला जाता। नहीं देखिए शिवानी, देखिए
पहली चीज तो मेरे यानी कि डेली वाइट्स की तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पहला चीज। दूसरा चीज 86 अटेम्प्ट किए हो, अच्छा है। बहुत ज्यादा साइंस वाइंस भी पढ़ लेती, एकदम कर लेती तो फिर बहुत ज्यादा माइंड में वो हो जाता। ठीक है, जितना आपने किया, एक अप्रोच आपने बहुत अच्छा उठाया, और आपने ये जो पॉइंट उठाया है ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। आपको मैं बताऊं, जो बच्चों को मॉक टेस्ट दिया गया था तो बीच में 2 मॉक टेस्ट में जानबूझ के रोक के रखा हुआ था, तो ये सब बातें कहते थे ऐसा आंसर की, जो आंसर की दो। जो भी ठीक ठाक बच्चे थे, जो भी इनको मैं समझ रहा था थोड़े भी ठीक ठाक पढ़ने वाले बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे, उन क्वेश्चंस को गूगल करके खुद सॉल्व कर ले रहे थे। और वो यही कारण था कि मैं बार बार झेला रहा था, क्योंकि जब आपको आंसर की क्वेश्चन मिल जाता है तो ये क्या करते हैं ना, घर ही पर बैठ के कट ऑफ बनाने लगते हैं। पेपर सॉल्व किया, अच्छा 60 बन रहा है, ये डेली बाइट्स वाले ने बोला था 55 कट ऑफ जाएगा तो 60 में मेरा सिलेक्शन हो जाए। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर तुमने 60 सही किया है तो वो जो 40 गलत हुआ है, पहले तो तुमको 40 गलत करने का लेवरेज नहीं मिला है। दूसरा चीज, वो 40 कौन सा सेक्शन है जो नहीं हो पा रहा, उस पर तुम्हें काम करना, तो जाके वहां एग्जाम में तुम 60 से 65 सही करो। ये एक तरीका होता है। जैसे आपने कहा कि सर मैं प्रीवियस ईयर पेपर उठाई, जो इंपॉर्टेंट डेट्स थे वहां से वहां तक मैंने लर्न कर लिया। अब आपको पता है और स्टूडेंट्स ने क्या किया है, प्रीवियस ईयर पेपर उन्होंने भी उठाया, लेकिन उन्होंने सिर्फ वही डेट लर्न किया जो पिछले साल पूछा हुआ था, जो कि इस साल नहीं पूछेगा, डैम श्योर है। ठीक है। और सर एक चीज और मैं बोलना हाँ, चाहूंगी। नहीं सर, मैंने भी ऐसे नोट्स बनाए थे, सारे डेट्स लर्न करने के लिए सारे नोट्स बनाए हुए कि 1 जनवरी से दिसंबर तक जो भी आता है सब। यही सब सही तरीके हैं, क्योंकि देखिए मैं सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना तो आप ही को है। अब आप चाहो कि अच्छा अभिलाष सिंह मॉक टेस्ट में, एक तो मॉक टेस्ट में सही 100 ही क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसमें मैं 10 डेट ही का डाल दूंगा तो फिर तो हो गया कल्याण। ठीक है, मैं वहाँ डेट दूं, वही एग्जाम में नहीं। डेट से हमें पता चल रहा है कि डेट्स पूछे जाते हैं, तो हमको डेट्स वाले एरिया पे फोकस करना है। ठीक है, तो आपका एग्जाम में जो है प्रिपरेशन अच्छा होता है। यस शिवानी, कुछ और ऐड कर रही हैं आप? एक चीज और, हाँ जी, जैसे कि मुझे पता है, हर स्टूडेंट को पता होता है कि वो कहाँ वीक है। जैसे कि मुझे पता है मेरी मैथ्स और मेरी इंग्लिश वीक है, तो मैंने इंग्लिश पे फोकस जो किया, मैं स्टूडेंट को ये समझाना चाहती हूँ, स्टूडेंट जो आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे उसके ही सिर्फ मैंने इंग्लिश में सिर्फ उसके प्रीवियस जो उसमें पैराग्राफ दे रखे थे वही सॉल्व किए, बाकी मैंने इंग्लिश का कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे पता है एज अ स्टूडेंट कि मेरी इंग्लिश वीक है, तो मैं एकदम से इंग्लिश नहीं सीख पाती। मैंने आपके सारे जितने भी क्वेश्चन पेपर थे प्रीवियस, मैंने सबके वो सॉल्व किए। उसमें मुझे सॉल्व करने के बाद मुझे ये सीखने को मिला कि जो आंसर होते हैं, मतलब उस इंग्लिश पैराग्राफ में सब कुछ उसी के अंदर ही होता है। सच बता रही हूँ सर, जब मैं फर्स्ट टाइम, मेरा ये सेकेंड अटैम्प्ट है ड्यू का, जब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट देकर आई थी, मैं इंग्लिश का पैराग्राफ छोड़ कर आई थी। मुझे अपनी गलतियां समझ में आई, मैं पैराग्राफ छोड़ के आई थी। मुझे ये लगता था कि मतलब हर क्वेश्चन के हिसाब से एक पैराग्राफ देते हैं। मुझे ये लगता था कि जो पैराग्राफ है उस अलग अलग 6 पैराग्राफ आते हैं, लेकिन जब मैंने आपके प्रीवियस सॉल्व किए तब मेरी बुद्धि खुली कि ऐसा कुछ नहीं है, हर सिर्फ एक ही पैराग्राफ आता है, लेकिन बार बार कॉपी पेस्ट करके, तो ये फायदा हुआ मुझे। दूसरा, ये जो मैंने सॉल्व किया आपके 6 क्वेश्चन पेपर, उसमें मुझे ये भी बेनिफिट मिला कि आंसर तो उसी के अंदर होते हैं, ढूंढने पड़ते हैं बस थोड़ा सा दिमाग लगा के। मैं बस इंग्लिश का वेट करूँ कि मैंने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 10 क्वेश्चन आए थे, 2 मैंने अटैम्प्ट नहीं किए। मुझे लगता था मैं गलती करूंगी कि मेरी ग्रामर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैंने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। मैं 100% श्योर हूँ, मैंने एक लाइन पढ़ी है कि 8 के 8 बहुत अच्छे गए हैं क्वेश्चन, और ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। मतलब मैं गाइडलाइन सिर्फ आप ही को देना चाहती हूँ कि मेरा जो पेपर इस बार जो इतना अच्छा गया है सिर्फ आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की वजह से है। मैंने 1 साल मैंने पहले ले रखे थे, जिस दिन मेरा फर्स्ट ड्यू का पेपर था उसके बाद ही मैंने प्रीवियस आपके ले लिए थे, फिर वो मैंने बस PDF रखे हुए थे, डाम्बू से फोटोकॉपी नहीं कराया। फिर मेरे को लगा मुझे फोटोकॉपी करानी चाहिए, मुझे हेल्प होगी, तब से मैंने आपके प्रीवियस क्वेश्चन 1 साल मैंने उसी के अकॉर्डिंग तैयारी की है। लेकिन मैंने अपने आप में चेंजेस देखे। मुझे पहली बार ऐसा, मैंने IP का भी पेपर दिया था, लेकिन IP का भी मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने अच्छा दिया है। उसमें मेरे मतलब 172 आए थे, लेकिन कुछ नंबर कट गए थे नेगेटिव मार्किंग में। लेकिन जब मैंने ड्यू का दिया तो मुझ में खुद में मैंने चेंजेस देखा एज अ स्टूडेंट कि मैं पहली बार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने एक कंपटीशन लेवल का पेपर दिया। नहीं शिवानी, देखिए इसका एडवांटेज तुरंत भी नहीं मिले ना मिले ये मेरे को नहीं पता, इस पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जो अप्रोच है ना, ये अप्रोच आपको फ्यूचर में बहुत एडवांटेज देगा। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स के साथ, मैं बहुत टॉपर स्टूडेंट्स के साथ काम करना तो चलिए ठीक है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन एवरेज बिलो एवरेज जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, मैं उनको थोड़ा समय देना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे कहीं ना कहीं फ्लॉ महसूस होता था टीचर्स में, तो मैं इजी वे आउट नहीं करता हूँ कभी कभी। जैसे आपको एग्जांपल दूं, आप लोगों को एक बहुत आपको बेहतरीन एग्जांपल दूं, कल जो है ना एक नेट JRF की स्टूडेंट थी, तो उसको बार बार जो है टाइम दिया जा रहा था पढ़ के आने के लिए,
तो वो जब कल पढ़ के आई तो सबसे पहले कहती है, सर सबसे पहले मेरे को ये कहना है कि मैं 4 दिन से आपके टाइम के लिए बोल रही थी, टाइम अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। तो जैसे ही उसने बोला तो हमने कहा ठीक है, इससे मीटिंग के एंड में बात करते हैं, पहले आपसे मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लूँ। मेरी हिस्ट्री की नेट JRF की स्टूडेंट थी, हमने कहा कितना पढ़े हो आप, तो मैं समझ गया था उससे कॉम्प्लेन का कोई मतलब नहीं है, माइंड में तो मेरे समझ में आ रहा था। तो फिर मैंने 2-4 क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चंस नहीं बता पा रहे थे, उसी पे मैंने उसको डांटा। तो कह रही है कि सर मैं बहुत ही इंसल्टिंग फील कर रही हूँ आपने जिस तरह से मेरे बात किया है। हमने कहा ऐसा बेटा, स्पष्ट शब्दों में तो पहले ये बता दो तुम्हारी औकात क्या है, व्हाई आर यू फीलिंग इंसल्टेड कि the other person right in front of you is more qualified to you and is a teacher and is telling you have not prepared the stuff and you are feeling insulted। ये सबसे बड़ा एक स्टूडेंट की कमजोरी होती है, पहले तो तुम्हें कुछ आता नहीं है, ऊपर से तुम्हें कोई बता रहा है, तुम इंसल्टेड भी फील हो रहा है क्योंकि उसको वो जो बता रहा है तुम्हारे तुमको मतलब तुमको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज होल ऑफ लाइफ यू हैव बीन अ पापा की परी, सो यू आर फीलिंग लाइक कि अच्छा ये समझा रहा है तो हाउ डेयर हिम टेल मी दैट थिंग। तो सोचो अगर तुमको उतना मीठे तरीके से समझाएंगे तो क्या तुम समझ पाओगे? ठीक है, अब ये होता है, मैंने उसको यही चीज बोला, हमने कहा कि आप इमेजिन करो कि आप डेली वाइट से 1 मंथ पे आप पेड हो, मैं आपको अभी चाहूं तो मैं एंटरटेन ना करूं और आप यहाँ से जा सकते हो, मेरे को कोई लॉस नहीं है, लॉस तो आप ही फेस करने वाले हो, सिलेक्शन भी आप ही को लेना है। तो जब 1 घंटे बात कर ली, वो सारा डिस्कस कर ली, तो देखी कि उसने अच्छा वाकई में वो पढ़ नहीं रखी थी। जब मैं उसे क्वेश्चन डिस्कस किया तो मैं उसको दिखाया कि बेटा तुमने नहीं पढ़ रखा है और इसीलिए डिले कराया जाता है कि आप उसको ठीक से पढ़ के आइए। तो मीटिंग जब एंड हुआ तो कह रही है सर नहीं, मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा हो गया है और हम जो है, तो हमने कहा भाई 600 रुपए में ठीक है, क्या दे देंगे और क्या धोखा कर देंगे, पहले तो ये समझाओ। तो मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स की बहुत बुनियादी बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। इनफैक्ट मैं फ्रैंकली एकदम ओपनली कहना चाहूंगा, नेट JRF के प्रिपरेशन के लिए 25 से 50 हजार रुपए जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं जिनका इंडियन क्रिकेट टीम पर लोगो लगा हुआ है, क्रिकेट टीम में देखते हो, वो लोग बुफे सिस्टम खोल रखे हैं और वहां एक टीचर जो कोशिश करता है ना कि स्टूडेंट सेंट्रिक होकर थोड़ा पढ़ाया जाए कि स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाए, तो वहां इतने दबाव वाले चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि मैं देखता हूं कि एजुकेशन में एक जो बदलाव आया है, स्टूडेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई है, वो ये सोचने लगे हैं कि अब टीचर्स भी ऐसे हैं जो उनके हिसाब से पढ़ाएं, तो इसमें तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, इसमें तो सिर्फ मेरा बिजनेस बढ़ेगा, फ्रैंकली से इसमें मेरा बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है, इस तरह से तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा, तुम्हारा काम तो होगा नहीं। तो ये जो एक अप्रोच है, ये मैं देखता हूँ क्योंकि हम कहीं ना कहीं सिलेक्शन से भटक जाते हैं, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप आए हो तो आपका फोकस होना चाहिए कि वो कौन सा रास्ता है जो एग्जाम तक जो सिलेक्शन के लिस्ट में ले जाता है हमें, इंस्टेड कि हम पिटी इश्यूज पे फोकस करें। ठीक है कि सर हमको मीटिंग में डांट दिए या ये कर दिए, हमने कहा कि आई टोल्ड दैट गर्ल कि आई एम फीलिंग इंसल्टेड कि लास्ट टाइम तुमको जो क्वेश्चन पूछा था कि लेटर मुगल्स को सीक्वेंस में अरेंज कर दो, तुम वो आज भी अरेंज नहीं कर पाई हो, तो एज ए टीचर आई एम फीलिंग इंसल्टेड। तो सोचिए स्टूडेंट्स, आप एग्जाम से बाद में लड़ोगे, आप इन पिटी इश्यूज में फंसे हुए हो कि टीचर ने डांट दिया। हमने कहा तुम कैसे जाने वाली हो JRF के इंटरव्यू में, कैसे जाने वाली हो PhD के इंटरव्यू में, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज, क्योंकि वहां तो वो तुमको और ग्रिल करेंगे, 6 का पैनल बैठा होता है। मैं तो जब JNU में गया था तो आई थिंक मेरे सामने 5 लोग बैठे रहे होंगे, बीच में मैं बैठा हुआ था, तो वो तो कुछ भी बोल रहे थे मेरे से। अब मैं कहूँ मैं इंसल्टेड फील कर रहा हूँ, भाई तो तुम फिर टीचर लेक्चरर बनने के तुम सपने देख रहे हो, और ग्रेजुएशन के बच्चे कैसे होते हैं सबको पता है। ग्रेजुएशन के बच्चों को तुम पढ़ा रहे हो और तुम इंसल्टेड फील कर रहे हो, वो तो क्लास में पीछे से मिमिक्री कर देंगे या कर देंगे, तुम एज ए टीचर हैंडल ही नहीं कर पाओगे, रोने लगोगे। तो सबसे पहले हमें एज अ पर्सनैलिटी भी अपने अंदर देखना होता है। जैसे मैं हूँ, लैंग्वेज को लेकर जब मैं अपने मीटिंग्स में बहुत सेंसिटिव क्यों रहता हूँ, कोई भी शब्द बोलते समय मैं कोशिश करता हूँ कि वल्गर ना हो, क्योंकि आप लोग जिस टीचिंग में जाना चाहते हो, आप स्कूल टीचिंग में जाना चाहते हो, तो स्कूल टीचिंग में बहुत मायने रखता है। जो पेरेंट्स होते हैं, कभी आप लोग ट्यूशन में पढ़ाते हो किसी बच्चे को, तो आप नोटिस करोगे ना, पेरेंट्स सारा ठिकड़ा आपके ऊपर फोड़ देते हैं, ठीक है। और स्कूल टीचिंग में भी ये बहुत ज्यादा होता है। तो कभी कभी ना जो टीचर्स होते हैं आप ही लोग जैसे हैं, ठीक है, 35 साल 40 साल के होंगे, उनको रोना आ जाएगा, क्योंकि एक तो जॉब फंसा रहेगा, प्रिंसिपल आपके ऊपर लाके दबाव डालेगा, आप क्या करोगे, आप सोचोगे यार जॉब तो है ही, और पेरेंट्स की भी बात सुननी पड़ रही है, क्योंकि आपको लगेगा यार इसको क्या है, इसके बच्चे की गलती है, मेरे ऊपर ब्लेम दे रहा है। तो ये सारी एक पार्ट ऑफ लर्निंग है। आप नहीं लर्न करोगे, आप चीजों को नहीं समझोगे अभी, तो आपको बाद में उस तरह से रोना पड़ जाएगा। अब सेलेक्ट होने के बाद भी होता है कि थोड़ा थोड़ा करके हर दिन मरोगे, ठीक है, इंस्टेड की चीजों को फ्लेक्सिबल वे में एक्सेप्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप लोग, एक छोटा सा मैं और एग्जांपल दूं एज ए टीचर, तो हमारे प्लेटफॉर्म पर कोई आता है, तो जब कोई मेरे हैंडलर को पेमेंट करता है, तो कोई भी बच्चा जो है कुछ ऐसी बातें करता है जो सूट नहीं करता है, मान लो जो हमारे प्लेटफॉर्म पर सूट नहीं कर रहा है, चैलेंजिंग वे में कुछ कह रहा है, तो मैंने सीधा बोल रखा है हैंडलर को, तुरंत रिफंड करके उस लड़के को हटाइए यहाँ से। उसका रीजन क्यों है, क्योंकि जो माइंड होता है ना, एज ए टीचर मुझे फ्रेश रखना होता है। अगर मैं उससे आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व होऊंगा तो he has no work, he simply has to argue and I have multiple of issues, it is not like I can't punch him back,
बट आई कांट इन्वॉल्व माई सेल्फ, ठीक है, एज अ टीचर। तो ये आप लोग भी कल टीचर बनते हैं, तो ये इस चीज को समझिए, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट में हो, जैसे बीएड में एडमिशन होगे तो एक तरह से आप स्टूडेंट टीचर हो जाओगे। आपको फर्स्ट ईयर में ट्रेनिंग के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा जाएगा, आप कहीं भी एडमिशन लेते हो बीएड का। तो जब ये चैलेंजेस आपके आगे आते हैं ना, तो आपको बहुत लोग जैसे मीटिंग में चैट कर रहे हो बात को समझने के बजाय, ठीक है, तो होता है कि जब ये चैलेंजेस आपके आगे आएंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा यार मैं कुछ मिसिंग कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। तो जॉब में, लाइफ में आगे एक्सेल करने के लिए बहुत अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सिलेक्शन हो चाहे ना हो, ये अप्रोच आप डेवलप कर लेंगे तो आज नहीं तो कल आपको अच्छे जगह सिलेक्शन मिल जाएगा। और सर्कमस्टांसेस आप सबके लाइफ में आज नहीं तो कल कुछ ना तो कुछ टफ आने हैं, और जब टफ आएगा तो यू विल बी केपेबल एनफ टू टेक दैट चैलेंज, क्योंकि इस प्रोफेशन में बहुत ज्यादा होता है। जब हम स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं तो मैं तो एक गैप मेंटेन रखता हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि तुम कोई बच्चा पेमेंट कर दिया तो भी जाओ, बाहर जाओ, वापस करा लो, रिफंड करा लो, ठीक है। तो वो होता है कि माइंड को फ्रेश रखने का तरीका होता है। तो अपने अपने तरीके हैं। तो एज अ टीचर आप लोगों को भी समझना होगा, और यही रीजन है कि एज अ स्टूडेंट भी आपको समझना होगा कि टीचर से हमें कैसे इंटरेक्ट करना है हायर गोल्स के लिए, ठीक है। क्योंकि कल को आप हार्डली 2 से 3 साल में अगर आप बीएड कर लेते हो तो जॉब आप लोगों को मिलने लगेगी 30-35 हजार, 20 हजार, 25 हजार से शुरू हो जाएगा। तो आप देखोगे कि जॉब तो मिल गई है लेकिन जॉब में टिक नहीं पा रहे हो, क्योंकि टिकने वाला जो अप्रोच है वो डेवलप नहीं किया है, ठीक है। तो वो अप्रोच भी डेवलप करना बहुत जरूरी है। सर मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने मतलब आपके जो वो नोट्स थे उससे मैंने देखा, तो उसमें देखा कि मतलब मैंने सुना है, अभी मैंने 1-2 वीडियो देखी थी, तो उसमें कहते हैं कि सोशल साइंस के जो क्वेश्चंस है वो बहुत घुमा फिरा कर आए थे। बट मुझे नहीं लगा कि घुमा फिरा के आए थे। क्यों नहीं लगा? सबसे बड़ी बात है, जो आपके क्वेश्चन पेपर जो थे उसमें से जो क्वेश्चंस थे, मैंने कभी कोई भी क्वेश्चन रटा नहीं है। सबसे पहली बात तो मैंने हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ ज़रूर चल रही थी कि मैं रट लूँगी। तो जैसे आपने एक वीडियो में बोला था कि सारे क्वेश्चन, सॉरी फॉर इट, आपने ये बोला था कि सारे क्वेश्चन पेपर जितने भी क्वेश्चन आए 4 साल के वो सारे आंसर रट लो। बट मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि आंसर सेम क्वेश्चन तो कभी पुट हो नहीं सकता। मैंने हर एक क्वेश्चन को समझकर मतलब ये सोचा कि इसका क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा कर आ सकता है। और ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे 4 क्वेश्चन आए थे जो सेम डिटो नहीं आए थे, लेकिन उसी टॉपिक को घुमा फिरा कर तोड़ मरोड़ कर उन्होंने पेश किया था। और एक चीज़ और, मैंने एनसीईआरटी जब पढ़ी तो मैंने अब सोशल साइंस के जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसमें देखा सोशल साइंस के क्वेश्चन तो बहुत इजी थे। मतलब कि जो एनसीईआरटी थी, एनसीईआरटी में से एक जैसे एक क्वेश्चन था, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसमें एक क्वेश्चन था कि पहले के जो राजा थे वो अपने नगर को किलेबंद क्यों रखते थे। तो यही था, उसमें जो ऑप्शन थे वो इतने इजी ऑप्शन थे कि पूरे एनसीईआरटी में से ही उन्होंने उठा कर दे रखे। क्लास 6 या 7 में दे रखा है शायद वो वाला क्वेश्चन। हाँ सर, मैं आपसे बस एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि मैं इतना श्योर हूँ, मुझे हर एक क्वेश्चन याद है, तो मुझे मेरा पेपर इसीलिए अच्छा गया कि मैंने मेहनत की, या इसलिए अच्छा गया कि सच में इजी आया था? मैं इसमें बड़ी कंफ्यूज हूँ। नहीं देखिए, सुनिए, पेपर इजी हो या कठिन, कंपटीशन का रेशियो सेम रहता है, ठीक है। कंपटीशन का रेशियो कहने सेंस कि अगर आपका पेपर कठिन आता तो आप 76 करती, बहुत कठिन होता तो, ठीक है, ये भी चीज है। तो रेशियो हमेशा सेम रहता है, पेपर आसान हो या कठिन, रेशियो हमेशा सेम होता है। और यानी जैसे आपने पेपर ठीक किया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स भी लास्ट मोमेंट तक नहीं देखते, तो मैं कहता हूँ रट लो, क्योंकि 4 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे डायरेक्ट वहां से, ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह से डायरेक्ट मिल जाते हैं। जो लोग मैथ के स्टूडेंट नहीं थे, मैंने क्या कहा था कि मैथ वाला आंसर की रट लो जो वर्कशीट प्रोवाइड किए थे हम लोग। क्यों? क्योंकि मैं जान रहा था 1-2 तो मिल जाए। इनफैक्ट स्पेशल एजुकेशन में आ गए थे उसमें से क्वेश्चन, तो ये चीज है। तो ये ठीक है, ये अप्रोच अच्छा है, कीप गोइंग गुड। देखिए, पहला चीज यहाँ ऐड करूंगा, बहुत ऐसे लोग हैं जो मान लो सिर्फ 50 क्वेश्चन किए हो, सिर्फ 50, मैं सिर्फ 50 की बात कर रहा हूँ। पता, अगर आप इस मीटिंग में बैठे हैं ना, तो आप 50 क्वेश्चन करने के बाद भी आप डिमोरलाइज नहीं है, थोड़ा सा आपको होप और एफर्ट के कारण आप इस मीटिंग में आके बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप दूसरे लोगों को सुनिए, कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 50 तक जा रहे हैं। आने वाले समय में जो एग्जाम्स है ना, अभी बहुत लंबे रास्ते तक जाना है, ठीक है, उसके लिए आप बहुत तैयार हैं। क्योंकि आजकल आपको समाज में अक्सर लोग मिल जाएंगे, अरे बहुत जनी को देखे हैं बीएड सीटेड पास है, घूम रहे हैं। उनसे बस एक ही सवाल होता है कि भैया बीएड कहाँ से पास हैं, कब पास हैं, कैसे पास हैं, ठीक है। क्योंकि जो अच्छी यूनिवर्सिटी से कैंडिडेट पास है, जो थोड़ा भी मेहनत करके सीख कर पास है ना, वो खाली नहीं बैठ पाए, तो खाली बैठ ही नहीं पाओगे। ये पता है, सुन के बड़ा आश्चर्य लगता है, अच्छा खाली कैसे नहीं बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाओगे। जैसे मैं हूं ना, मैं खाली नहीं, मतलब कुछ नहीं तो कुछ आदत है, मतलब कुछ चलता रहेगा दिमाग में, समथिंग न्यू विल कम टू माई माइंड। तो ये चीज है, और यही चीज होता है जब आप एफर्ट लगाते हो, तो बिकॉज यू गेट लॉट ऑफ लर्निंग। यस साक्षी शर्मा, यू आर सेइंग समथिंग। हेलो सर। अविनाश आ रहा हूँ मैं, साक्षी को कह लेंगे। यस साक्षी, लेडीज फर्स्ट। गुड इवनिंग सर।
मुझे फाइनली मौका मिला बोलने हाँ का, साक्षी, अदरवाइज पूरा इससे मौका है पहले आपके मैं पास। वेबिनार। सर मेरी आवाज आ हाँ रही हाँ, है? बहुत क्लियर आ रही है। हाँ हाँ, मुझे फर्स्ट टाइम मैं वेबिनार में अभी ऐड हुई अच्छा हूँ अच्छा, हाँ। आफ्टर एग्जाम, हम्म और फर्स्ट टाइम में अभी मैं आपसे बोल रही हूँ, सो थैंक यू सो मच। जितना भी आपने एफर्ट डेडिकेशन दिखाया मॉक टेस्ट में, लास्ट मिनट तक वीडियो जो भी आपने अपलोड करे, मतलब सबके लिए वो हेल्पफुल रहे होंगे, मेरे लिए तो स्पेशली हेल्पफुल रहे हैं। एंड हेलो, यस यस यस, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हाँ, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ हाँ, वेयर वर वी? अच्छा हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि नॉर्मली एग्जाम्स वगैरह इससे पहले भी बहुत दिए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो उसमें एक प्रिपरेशन होता था कि हाँ ठीक है, मतलब टेंशन भी रहती थी, कोई चिल माइंड नहीं होता था, बट दिस टाइम आई वाज मोर कॉन्फिडेंट कि जितना करूंगी उतना अच्छा करूंगी, एंड अगर नहीं भी होता सिलेक्शन तो आगे के लिए मैं डिफरेंट टाइप से प्रिपेयर हूँ। जैसे मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है, और रीजनिंग में भी कुछ पोर्शन थे कि मैं हमेशा, मतलब मुझे ये ऐसा हो गया था कि हाँ ये तो मेरा वीक है तो वीक ही है, ये मैं दोबारा मतलब प्रिपेयर भी नहीं करूंगी थोड़ा सा भी। बट दिस टाइम आपके वीडियोस देख के बार बार ऐसा लग रहा था कि जो वीक पोर्शन, जब मुझे पता है कि वो वीक है तो क्यों उस पर मैं मेहनत क्यों नहीं कर रही हूँ, वो तो मेरा ही लॉस है। तो मैंने मैथ्स का भी थोड़ा, मैंने जितनी भी वर्कशीट्स थी वो किया मैंने, मतलब मैं भी स्ट्रेंज था मेरे लिए कि मैंने कैसे प्रैक्टिस क्यों कर रही हूँ मैं। तो एक वो जैसे होता है ना, एक सीड जैसे होता है कि हाँ भाई तुम्हें कुछ प्रिपेयर करना है, अपने लिए करना है, और जब पता है कि स्ट्रेंथ ये चीज है तो उसको मैंने पॉलिश करा। जैसे इंग्लिश का था, कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजी आए थे, इंग्लिश हिंदी दोनों ही, तो मैं सरप्राइज थी क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद शुरू के मुझे नहीं होंगे या जो भी होगा। आपने ऐसे एक वीडियो में बोला था कि अगर 5 क्वेश्चन शुरू के नहीं आ रहे तो मे बी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, बट इजी थे, मैंने सारे एक बार में किए सॉल्व। फिर टाइम भी था मेरे पास, टाइम का मेरा कभी इशू रहा नहीं है टच वुड, बट ठीक था। अभी अगर नहीं भी होता तो भी मतलब मुझे इतना वो दुख नहीं होगा कि यार मेरा नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम शायद मैं और मेहनत करूंगी और एक बेटर अप्रोच के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कैसे फेस करना है, तो वो मैंने सीखा यहाँ डेली बाइट्स के थ्रू। थैंक यू साक्षी, इट इज And ऑलवेज अ thank प्लेजर you so वर्किंग इन much. दैट वे, एंड इट इज रियली अ प्लेजर। और देखिए, मैंने बीच में क्या कमाल किया था, मुझे एक सिस्टम से कट करा तो मैंने मीटिंग एंड कर दिया था। एंड थैंकफुली ऑल द ऑफ यू हैव जॉइंड सडनली अगेन। आई थिंक मेरा ही हुआ बस। नहीं, मैंने ही यहाँ से, मैंने गलती से मैंने बटन प्रेस कर दिया, मीटिंग एंड हो गया था सबके लिए। हाँ तो फिर सब, और मतलब पेपर मुझे इजी लगा कि मुझे, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि टफ होगा, बट ऐसा कुछ था नहीं और मुझे टेंशन नहीं थी। लकीली मुझे टेंशन नहीं थी इस बार, एंड मैं फ्रेश और चिल माइंड से मैंने दिया। मैंने आपका लास्ट वाला वीडियो एग्जाम के बाद देखा है। अच्छा, हाँ, लास्ट वाली वीडियो में ऐसा कुछ था भी नहीं एक्चुअली साक्षी। एक बहुत अच्छी बात यह है कि मैंने पहले ही माइंड में फीड कर दिया बच्चों के कि ऐसा अगर पहला 5 क्वेश्चन भी नहीं आता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ताकि सुने रहोगे कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, तो ताकि तुम मेंटली चार्ज रहो। ठीक है, और पता है ये छोटी छोटी बातें होती है ना, कि यही टीचर को थोड़ा सा यूनिक बना देती है। पढ़ा सब लोग रहे हैं लेकिन शायद हम प्रॉब्लम से फोकस नहीं करते हैं। हो सकता है मेरा कोई स्टूडेंट हो जो बहुत अच्छा हो पढ़ने में और उसके पहले 3 क्वेश्चन गलत आ जाए, ठीक है, और वो डिमोरलाइज हो जाए और 3 के चक्कर में 5 और गलत कर दे। अरे यार पैनिक, भाई पैसेज नहीं, जल्दी से पैसेज कर दो, रीड कर। नहीं, उसको दिमाग नहीं आएगी जब अभिलाष सर मेरे से बोल रहे हैं कि पहला 5 गलत होने के बाद भी मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ। एक बात कान में वो बात आई और दिमाग में सेट है, ठीक है। हाँ। तो दैट थिंग लास्ट मोमेंट में बहुत काम आ जाती है, छोटी सी बात ही, ठीक है। यस सर, जैसे आपने ये भी चीज बोली थी ना कि लाइफ डजंट एंड हियर, मतलब इससे ना बहुत माइंड रिलैक्स हो गया था। मतलब उस टाइम पे ना फिर फोकस ही हो गया था कि अपना बेस्ट देना है, होगा वो बात की बात है। मतलब अब भी हमारा बेस्ट प्रिपेयर करके बेस्ट देने की बात है, हुआ नहीं हुआ वो सब बात की बात है। फिर एग्जैक्टली नहीं, यही अप्रोच होना चाहिए। यस, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। यस, समवन एल्स और सेइंग समथिंग। यस, गुड इवनिंग सर। दिस इज चंद्रिका। यस चंद्रिका, यस प्लीज। हाँ सर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द गाइडेंस एंड प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प ये मिली कि मुझे सबसे ज़्यादा तो अपने वीक पॉइंट्स पता चल गए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स तो ठीक है, ओके है, बट वीक पॉइंट्स में मुझे ये पता चला कि असर्शन रीजन मुझसे नहीं होते। तो मैंने तो एक भी असर्शन रीजन क्वेश्चन किया ही नहीं, वो मुझसे क्लियरली होते ही नहीं है। मैं जब जो कॉन्सेप्ट लगाती हूँ वो लगता ही नहीं है कॉन्सेप्ट। तो IPU BEd में तो मेरे 216 नंबर बने हैं अभी तक वगैरह करके, एंड ड्यू BEd वगैरह के मैंने घर आके क्वेश्चंस जो है सर्च नहीं करे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर एग्जाम्स बहुत ज्यादा ही कंटिन्यूसली थे। जैसे आपने बोला था MR भी भरो, VI भी भरो, BHU भी भरो, तो मैंने सारे ही भर दिए थे। तो सबके लिए बोला था क्या पढ़ना, भरो, तुम्हारे लिए बोला है कि भरो? नहीं
नहीं मतलब भरने हैं, इसलिए मैंने सारे एग्जाम्स भर दिए थे, तो बहुत ज्यादा एक्टिव था स्केड्यूल, तो मैंने बस आगे पढ़ा, तो इसलिए मैंने अभी चेक नहीं करे, बट आई होप कि हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन काफी डाइवर्स थे, 2 क्वेश्चन तो स्टॉक से रिलेटेड ही थे, वो भी उसमें मतलब लगा, मतलब टॉपिक्स जो थे वो ऐसे थे कि जो बिल्कुल अनजान से टॉपिक्स नहीं है, मैं थी मतलब रिलेट कर सकती थी टॉपिक से। ओके, थैंक यू सो मच इट इज सर। ऑलवेज अ प्लेजर चंद्रिका वर्किंग विद यू। और आईपी का भी शायद आपने मेंबरशिप ले रखा था, तो आईपी का एडवांटेज मिला कि नहीं पेपर ऊपर से मॉक टेस्ट से? नहीं सर, वो तो मैंने बहुत लेट लिया था, बट जितना भी था उसमें से टीचिंग एप्टीट्यूड तो बिल्कुल बहुत एग्जैक्टली आपका ही था, और उसमें भी मेरी बहुत हेल्प हुई। मतलब आपके कहने पे जो मतलब मैंने डिसीजन लिया कि हाँ फॉर्म भर दो, उससे मुझे ये भी हेल्प हुई कि हाँ एक पेपर में स्टूडेंट के फीडबैक्स पर बता रहा हूँ, और स्टूडेंट के फीडबैक्स को मैं बहुत जेन्युइन फीडबैक नहीं मानता हूँ, लिटरली बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि आप लोगों के ऑब्जर्व करने का तरीका और टीचर के ऑब्जर्व करने के तरीके में बहुत अंतर है, ठीक है? हाँ सर। और सर 1-2 क्वेश्चन तो मतलब प्रेशर के कारण गलत हो चुका, हालांकि जो मॉक टेस्ट का आपने लास्ट में जो साइंस का वर्कशीट भेजा, उसी में से लगभग टोटली साइंस के मैक्सिमम तो उसी के क्वेश्चन थे। उनमें सर 1-2 क्वेश्चन मेरे से मिस्टेक हो गया, जबकि मैंने स्टार्टिंग में उसे सही कर दिया था, फिर जब रिटर्निंग में मतलब चेक कर रहा था तो मतलब प्रेशर के कारण या डाइवर्ट हो गया, जिसके कारण मैं कोई किसी दूसरे ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, वही 1-2 मिस्टेक हो गए। अभी तक सर मैंने एग्जैक्ट चेक किया तो 8 क्वेश्चन मेरे मिस्टेक गए हैं। अब बाकी सर अभी तो अब आंसर शीट आने के बाद ही मतलब मुझे एग्जैक्ट कंफर्मेशन मिल पाएगा। और सर एक चीज और मुझे पूछना था, बाय डिफॉल्ट वो भी मेरा नहीं हो पाता है, तो सर मैंने सर डिस्टेंस से इग्नू से मैंने बीएससी कंप्लीट किया है लास्ट ईयर भी मैंने एग्जाम दिया था। लास्ट ईयर तो सर मतलब वो कहते नहीं हवा में दे देना, बस मतलब ऐसे मैं मुंह उठा के चला गया था पेपर देने, तो उसमें मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाया। फिर वही दिल्ली वाइट से मैं फिर आपसे जुड़ा, तो फिर थोड़ा काफी मतलब हद तक मैंने ठीक किया एग्जाम। देखिए तो सर बाय डिफॉल्ट नहीं हो पाता है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आप सब लोग क्या बात बताऊं, देखिए पता ये मैं कॉमर्शियल एंगल से नहीं बता रहा हूँ, एज एन एल्डर ब्रदर और फ्रेंड, नॉट टू गर्ल्स, नॉट एल्डर ब्रदर फॉर गर्ल्स, फॉर ऑल द बॉयज, ठीक है? तो ठीक है, लेट्स जोक्स अपार्ट, लेट्स कम टू द पॉइंट। हाँ, पॉइंट ये है यहाँ पर, देखो यार एक चीज हमेशा नोट कर लो, पता है बहुत जो बात बता रहा हूँ बहुत ही खरे शब्दों में बता रहा हूँ, आपको उससे ज्यादा समझ में कम है। जब भी कोई एग्जाम हमारे आगे आता है ना, तो हम सबसे पहले तलाश करते हैं नोट्स कहाँ है, बुक्स कहाँ है, ये कहाँ से पढ़ें, वो कहाँ से पढ़ें। इसको देने के लिए ना मार्केट बहुत ही अच्छे लेवल पर, कॉमर्शियल लेवल पर काम करता है, इस लेवल पर कि देखिए मैं क्रिटिसिज्म में नहीं कह रहा हूँ, जैसे कि आप इमेजिन करो कि एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स का क्रिकेट के टी शर्ट पर और क्रिकेट के प्लेग्राउंड में आ रहा है, ये एक लेवल है। तो कहने के वहां क्वालिटी पर काम नहीं किया जा रहा, वहां बस देखा जा रहा है कि हाँ गरीब जनता है, उसे भूख लगा है, रोटी के नाम पर कुछ भी बना के दिया जा रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा मेरे प्लेटफॉर्म पर जो नेट JRF वाला आते हैं, उनसे बहुत ज्यादा इंटरेक्शन लेवल रहता है, उसको मैं 2 मिनट में भी समझा कर और अच्छा खासा नोट्स मटेरियल बना के दे सकता हूं, और मेरे को खुद बना के देना भी नहीं है। सफिशिएंट स्टूडेंट्स मेरे क्वालिफाइड हैं, वो मेरे कहने पर कुछ भी करने को तैयार हो हैं, ठीक है? दे हैव लिटरली टेकन देयर कोर्स ऑफ करियर एक्शन ऑन माय सजेशन, and they have been quite successful in that, good success rate अच्छा रहा है उनका, तो वो बहुत ही थैंकफुल रहते हैं। और बहुत से ऐसे फैमिली से बहुत सी ऐसी लड़कियां आई हैं पिछले 2 साल से जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से रही हैं, कॉस्टली चीजें अफोर्ड नहीं कर सकी एजुकेशन, तो इतने तरह के मैंने उन लोगों को फॉर्म या करियर डायनामिक्स या दिला दिया कि जिससे उनका एक एजुकेशन में उनको बहुत बूस्टअप मिल गया, सिर्फ राइट गाइडेंस से। जो कि वो मार्केट में उतरे तो हर तरह का नोट्स है। नेट JRF पे मैं आई वॉज शॉक्ड, 2-4 दिन पहले मैं देखा था 25,000 से लेके 2500 तक के बीच में 10 तरह के कोर्सेज हैं। मैं तो समझ नहीं पा रहा था उसमें करवा क्या रहे हैं। पूरा बुफे सिस्टम खोल रखा है खाने का कि भैया पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, मलाई कोफ्ता, जैसे जो लेना है ले लो, तुम्हारी जैसी औकात, ठीक है? कि वही रोल ठेले पर मिल रहा है 10 रुपए में, वही 5 स्टार में मिल रहा है 50 रुपए में, इस तरह बना दिया गया। तो कहीं ना तो कहीं जो एक एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट है ना, वो इन सब चीजों को कॉम्पीट नहीं कर पाता है, ठीक है? कोई यहाँ पर मैथ्स का स्टूडेंट होगा तो वो भी इस मेरी बात को समझ पाएगा। जब आप बड़े बड़े कोचिंग्स में जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, ट्रिक बताते हैं, ये ट्रिक कर लो SSC में तुम्हें काम आ जाएगा। अबे घंटा काम आ जाएगा वो ट्रिक, वो कोई ट्रिक नहीं होता है। जब तुम मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आते हो तो सबसे लास्ट वाला जो इक्वेशन बचता है, उसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और तुमको इतना प्रैक्टिस करा दिया जाता है कि कहा जाता है वैल्यू उसी में रख दो, वही बन जाता है ट्रिक। लेकिन इमेजिन करो
ये उन बच्चों के लिए होता है जिनका मैथमेटिक्स वगैरह का बेसिक बचपन से बहुत स्ट्रांग हो कि भैया 25 का स्क्वायर करना है तो 5 5 25, 2 के बाद 3 आता है तो जो है 4 3 12 तो 1 2 2 2 5, ठीक है, कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। 25 का स्क्वायर करना है तो 5 5 25, 2 के बाद 3 आता है तो 3 2 6 6 25, ठीक है, ये सिंपल सा तरीका है स्क्वायर करने का। अब कहने के सेंस है जो बच्चा मैथमेटिक्स से बचपन से नहीं रहा वो भी उस कोचिंग में बैठा है, उसको लग रहा है यार ये बाकी के लड़कों सबको कुछ ट्रिक पता है कि दो चीजें हैं, एक 50% के साथ ग्रोथ हो रहा है, एक 30% के साथ ग्रोथ हो रहा है, तो नेट ग्रोथ कितना है तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, x 50 है, ये 100 है प्लस 100 इंटू 50 बाई, इसको वो ट्रिक समझ ले रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रिक नहीं है, वो क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके भी आप तभी कर पाते हो जिसका बेस बहुत स्ट्रांग रहता है। तो इसमें कहीं ना तो कहीं एक एवरेज कैंडिडेट, एक बिलो एवरेज कैंडिडेट पीछे छूट जाता है, और वो एक हमेशा जलालत सा जीता आता है, एक छलावा सा महसूस करता है वो अपने जीवन में कि वो कहीं कोचिंग जा रहा है, कुछ जा रहा है, एक तो कंसंट्रेशन नहीं बनता है उसका, महीने भर जाता है बहुत जोश से, फिर वो जोश खत्म हो जाता है, फिर जैसे होता क्या है कोचिंग में गए, अभी वाले मास्टर बहुत सही पढ़ाते हैं, सर बहुत सही पढ़ाते हैं, 4 दिन जाओगे फिर तुम उसी ढर्रे में आ जाते हो, टीचर भी उसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐड नहीं करा पाता है। और मैं पर्सनली मानता हूं कि बुक्स और नोट्स इतना ज्यादा अवेलेबल है कि स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस दे दो तो वो अपना काम कर लेंगे, थोड़ा सा भी वो करना चाहता है तो यहाँ पर जो एक एवरेज स्टूडेंट है वो बहुत छलावा से महसूस करता है, और एक टाइम के बाद वही जो एवरेज जॉब के तरीके होते हैं कि जाके या तो कहीं देखो टीचिंग में भी अलग अलग तरह का डिफाइंड है, करोड़ों कमाने वाले हैं, लाखों कमाने वाले हैं, 1000 रुपए के लोग भी महंगे हो रहे हैं, ठीक है, और फिर यही चीज जॉब में आ जाता है। तो बच्चा ना बहुत ही पेरेंट्स प्रेशर डालने लगते हैं, लड़की के साथ क्या है 25-26 की हुई, अरे बेटा तुमको सारा फ्रीडम है, मेरे लिए बेटा बेटी एक ही जैसा है, और 26-26 से पहुंची तो सोचने लगते हैं यार कोई ढंग का लड़का देखो शादी करा दो। ढंग के लड़के के लिए ये प्रेशर है कि उसको ढंग का बनना है, ढंग के बनने के लिए क्या समस्या है कि अच्छा जॉब चाहिए, अच्छे जॉब के लिए क्या है यहीं पर एवरेज कैंडिडेट फंस जाता है, अगर उसको गवर्नमेंट नहीं मिल पाया तो प्राइवेट में अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाता है, सरकार से बात करने की कोशिश करता है, सरकार कहती है एंटरप्रेन्योर बन जाओ, बचपन से लेकर आज तक 55 तक उसको हमेशा रटाया गया हर चीज, अब कहा जा रहा है एंटरप्रेन्योर बन जाओ, एंटरप्रेन्योर बन जाओ तो वो जाता है सरकार से, चलो भाई ठीक है, यूट्यूब पे कुछ बच्चे सर्च कर देते हैं कुछ लोन के बारे में, उसमें भी मुद्रा है तो पता चलता है गरीबों के लिए है कुछ है, उसमें भी वो सेट नहीं बैठ पाता है, क्यों? क्योंकि ना तो बहुत गरीब है ना तो बहुत अमीर है, ठीक है, ना तो वो उसमें आ रहा है कि उसको अंत्योदय मिल जाए, ना तो उसमें आ रहा है कि उसके पास खुद की कार हो। तो ये मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट के साथ एक गाइडेंस वाली प्रॉब्लम हो जाती है, और एज अ जब मान लो मैं टीचर के तौर पर बैठा हूं तो कल को आप भी टीचर के तौर पर, मेरे भी साथ में जो बहुत सारे टीचर्स हैं उन सबका कहीं ना तो कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, फीस वाली बात तो है अपनी जगह पर, आप गाइडेंस स्टूडेंट्स को देते रहिए, इंटरेक्शन लेवल बढ़ाइए, ठीक है, और आप लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि सही लोगों को फिगर आउट करने के लिए, क्योंकि मैं लिटरली आई एम सेइंग दिस, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था पिछले कुछ दिनों में, 3-3 4-4 दिन बाद मैं अपने इंस्टाग्राम पे लोगों को रिप्लाई कर रहा था, क्योंकि वो जो इंडिविजुअल इंटरेक्शन वाली बात है ना तो कहीं फिर वो रुक जा रहा है। जैसे मैं यही बात कितनी बार आप लोग कह रहा हूं, शायद मैं एक वीडियो लेक्चर बना के यूट्यूब पर डालता तो उसको 5000 लोग देखते 3 से 4 दिन में, तो कुछ मुझे मॉनेटरी रेवेन्यू भी जनरेट होता, लेकिन उससे आपको एडवांटेज नहीं होता, क्योंकि जब यहाँ एक बच्चा अपनी बात कह रहा है तो बाकी के लोग भी सुन रहे हैं कि और बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज द बेस्ट लर्निंग, क्योंकि इसमें जो लोग बैठे हैं वो सब DU BEd और IPU इन सब का देखें, और आप सब फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं, तो जो एक फ्रेटर्निटी होती है, ये सारी चीजें, ये डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों से कि इंटरेक्शन हमेशा बना रहे, कभी कभी होता है कि गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि कंटिन्यूअसली जो है 4 बार मान लो फिर हैंडलर ने मना कर दिया, मना नहीं करेंगी वो, ठीक है, स्लॉट नहीं अवेलेबल हो पाता, क्योंकि एक दिन में मैं 4-6 लोगों से घंटे पर ज्यादा समय नहीं दे सकता हूँ, और बहुत सारी चीजें होती है, तो आप लोग भी कोशिश किया करिए, और खुद से रिसर्च वर्क भी करिए। खुद से रिसर्च वर्क का कहने का मतलब है कि वाकई में सिलेबस, नोट्स, बुक्स जो डिटेल्स है खुद उठा के देखिए, ठीक है, जैसे अभी कोई आया था मीटिंग में, कहा कि सर कट ऑफ कितना जाता है इसमें, तो मैंने कहा जाके DU BEd 2021 वाला प्लेलिस्ट देखो, हो सकता है वो शायद अभी मीटिंग में हो, अभी थोड़ा देर पहले वो ज्वाइन की थी, तो एक तरह से मैंने टरका दिया उन्हें, क्यों? क्योंकि अभी तक आप बहुत पीछे हो, अब ये रिसर्च वर्क उतना करिए, उतना तो मैंने बता दिया है पहले ही, ठीक है, यूट्यूब पर भी आप जा रहे हो, वहां पर भी क्या प्रॉब्लम है, इतना ज्ञान दे दिए हैं सब, इतना ज्ञान दे दिए हैं कि ढंग का कौन सा है पता ही नहीं चल रहा, और ये आपके लिए नहीं मेरे लिए भी है। जैसे मान लो
कल ही मैं अपने रूम में मुझे 5-7 हजार का कुछ लाइट वेट फिट कराना, तो मैं ढूंढ रहा था, मैं समझ नहीं पाता मैं इसको कहाँ से फिट कराऊं, ये नहीं समझ में आ रहा मेरे को। मैं देख रहा था एक भी आदमी ने काम की जानकारी नहीं दे रखा, सब दोस्तों बहुत कम पैसे में हो जाएगा, मेरे को कम पैसे में नहीं करना, तुम काम की बात बताओ, ठीक है, कि ये कैसे होगा। अगर कॉस्ट भी है, मान लो कॉस्ट भी देने को तैयार हो जाए, जैसे आप सब भी हो, आप कहीं एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, कॉस्ट भी देने को तैयार हो जा रहे हो, तो आपका काम एज ए स्टूडेंट क्या होता है, हम इसमें फंस जाते हैं, अच्छा हम पैसा दिए हैं तो हमको इतना सारा नोट्स मटेरियल सब मिल गया, नहीं, क्या वो नोट्स मटेरियल तुमको सिलेक्शन तक पहुंचा रहा है, क्या वो रास्ता है, क्या वो वहां तक जा रहा है। तो सजेशन और गाइडेंस भी घर में उन्हीं से लो जिन पे वाकई में वो काबिलियत हो। अब हम बचपन से समझ आए होते हैं कि हमको अपने पेरेंट्स की सब बात सुननी है, बिल्कुल सुननी है, बहुत अच्छी बात है, और वो हमारे बुरे के लिए कुछ भी नहीं, एक सेकंड, हाँ, वो हमारे बुरे के लिए कुछ भी नहीं समझाते सुनाते हैं हमें, ठीक है, ये भी सच्चाई है। आई होप आई एम ऑडिबल। हाँ, वो हमारे पेरेंट्स हमको कुछ भी बुरे के लिए नहीं समझा सुना रहे, लेकिन हो सकता है कि जिस बात में वो मेरी अच्छाई देख रहे हैं या समझ रहे हैं, उसमें मैं सेट नहीं बैठ रहा हूँ उस फ्रेमवर्क में, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को ये हमेशा कहता हूँ, भैया गधा घोड़ा खच्चर तीनों को घोड़े का नाल पहना के नहीं दौड़ा सकते, और यही रीजन है कि जो है इक्वालिटी और इक्विटी में, ठीक है, जो मैं कहता हूँ दोनों का जो डिफरेंस होता है, ये आप मीनिंग चेक करना अगर आपको नहीं पता कि इक्वालिटी और इक्विटी में क्या अंतर है, तो हम एज ए इंडिविजुअल काम करें तो वहाँ पर बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है। और एज ए स्टूडेंट भी आप लोग आने वाले समय में चीजों को परस्यू करेंगे तो अप्रोच जो है सही रखिएगा और गाइडेंस सही रखिएगा, उन्हीं लोगों से गाइडेंस लीजिएगा जो आपको गाइडेंस दे पाए। जैसे कि कल एक कैंडिडेट से बात हुई थी, तो उसने कहा कि सर, मेरे एक रिलेटिव ने कहा कि एग्रीकल्चर वाला कोर्स कर लो, तो हमने कहा क्या, उन्होंने ICMR का नाम लिया था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICR का, तो उसने कहा यस सर, यस सर। हमने कहा जब भी तुमको कोई इस तरह का राय दिया करे ना, उस आदमी को बैठाया करो, उसकी आधी अधूरी बात मत सुनो, उसका सवाल मेरे से पूछने मत आओ, उसी से पूछो कि भैया जी आपने ये बताया कि एग्रीकल्चर वाला कोर्स कर लो, तो उससे पूछा करो भैया कौन सा कोर्स करें, तो वो कहेगा 3 साल से 2 साल का डिप्लोमा वाला कर लो, अच्छा ठीक है। फिर पूछा करो भैया इसमें जॉब किस किस तरह के आते हैं, अगर नहीं गवर्नमेंट हुआ तो प्राइवेट वाला जॉब कौन सा होगा, किस एज तक आएगा, कोर्स का फीस कितना है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड देखते हुए आप ये बताओ क्या मैं ये कोर्स कर पाऊंगा, टाइम कितना है, अगर वो जॉब नहीं लगा तो दूसरा क्या मिलेगा। जैसे ही इतना सारा सवाल करोगे वो भाग जाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं है, तुमको ऐसे ही वो फीडबैक दे रहा था, होता है ना समाज में फ्री का ज्ञान अवेलेबल है। तो करियर के मसले में इस तरह से रास्ते चलते ज्ञान मत लीजिए, ठीक है, एकदम कॉन्क्रीट बताओ ये कैसे कैसे होगा। जैसे मेरे पास कोई आता है तो मैं कहता हूं कि ये यूनिवर्सिटी बनो, तो आगे पीछे का मैं सब समझाता हूं कि 3 साल में क्या डायनामिक्स हो सकता है, यहाँ नहीं मिलेगा, MNC में जाओगे तो ट्यूशन में जाओगे तो क्या डिफरेंस पड़ेगा। तो आपको अगर फिगर आउट करना है कि वो कौन लोग सही लोग हैं गाइडेंस, तो ये 3-4 सवाल हैं, बस नोट कर लो कि अच्छा ये कोर्स कहाँ से करना है, कितने साल का है, मेरे फैमिली बैकग्राउंड पे सेट करेगा कि नहीं, मैं लड़की हूं तो मेरे घर वाले तो वहां भेजेंगे नहीं, जब भेजेंगे नहीं तो क्या झक मारने के लिए मैं ये राय दे रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि राय देना बहुत आसान है, उसके आगे पीछे की सारी चीजें जो जब आप इस तरह से पूछोगे, तो कोई कहता है कि ये डिग्री ले लो, इसमें तो कोई जॉब ही नहीं है, पूछा करो कितने लोगों को जानते हो इस तरह के डिग्री वाले, चलिए ऐसा करें भैया 4 लोगों का फोन नंबर दे दीजिए जो अलग अलग यूनिवर्सिटियों से करके आ रहे हैं, जो SCRT से भी करके आ रहा है, जो DU से भी करके आ रहा है, BHU से करके आ रहा है, मैं उनसे बात करके पूछना चाहता हूं कि वहां का बच्चा 2 साल तक के बाद निकला तो उसका क्या फीडबैक है, उसको जॉब मिला कि नहीं मिला, ठीक है, उससे फीडबैक लीजिए, ठीक है, इससे नहीं है कि अरे B.Ed कर लिया, ऐसे तो फिर कोई भी कोर्स कर लो। बहुत से ऐसे ऐसे बंदे हैं जो IIT से भी ठीक ठाक प्लेस नहीं है, इस समय 4-4-5-5 लाख का प्लेसमेंट हो रहा है, तो अभी कहो IIT बेकार है, नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये 4-6 सवाल आप नोट करो कि भैया मेरे को सवाल पूछना है, इसीलिए जो बचपन से जो आप स्कूल में जाते हो ना, सिखाया जाता है कि सवाल पूछो, तो सवाल पूछने के नाम पर हम क्या पूछ लेते हैं, सर ये कैसे होगा, सर एग्जाम में क्या पेन लेके जाना है कि नहीं जाना है, ये सब सवाल पूछते हैं बहुत से बच्चे आके मेरे पास, मैं ये सवाल का जवाब बताने की बैठा हूं। तो ये सारे जो डायनामिक्स हैं ये आप समझिए और देखिए, तब जाके आप एक सही निर्णय पर पहुंच पाएंगे। और ये जो मैं बताया हूं, जैसे 2 मिनट से मैं भाषण दे रहा हूं, ये करना कठिन है, ठीक है, इतना आसानी से इसका जवाब नहीं मिलेगा, और जिस चीज का जवाब आसानी से नहीं मिलेगा उसी में भी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि जिसका जवाब आसानी से मिल जाएगा इसका मतलब ये है कि पहले से उस रास्ते पर बहुत सारे लोग चल चुके हैं, और जिस रास्ते पर बहुत सारे लोग चल चुके हैं ना, वो चाहते हैं कि आप भी वही करो, तभी लोग आपको, जब आप वही करोगे तो आपको लोग कहेंगे चालू हो, होशियार हो, तब लोग ऐसी बातें करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब कुछ अलग करोगे तो उनको भी हजम नहीं होता। तो थोड़ा सा एक रास्ता जो होता है रिसर्च करके खुद से बनाइए, ठीक है। जैसे किसी ने मेरे से कहा कि सर मेरी एक रिलेटिव थे भैया, उन्होंने कहा स्पेशल वाला B.Ed करना बेकार है, उसमें जॉब नहीं आता है, किसी ने मेरे से कहा, हमने कहा उनसे पूछो कितनी बार जॉब का एडवर्टाइजमेंट देखा है,
कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे जगह से स्पेशल एजुकेशन की डिग्री ले रखी है? जॉब के स्ट्रक्चर बता दीजिए, क्या एज ग्रुप में आता है, क्या सभी स्कूल्स में आजकल गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन के बाद क्या स्कूल्स में कंपलसरी नहीं किया है इंक्लूसिव एजुकेशन का? तो जब गवर्नमेंट ने उसको इंक्लूसिव की एजुकेशन को कंपलसरी किया तो आने वाले सभी स्कूल्स को इंक्लूड करना है, जिसका मतलब कि उस सेक्टर में जॉब बढ़ेगा। किसी भी जाके ढंग के प्रोफेसर से इसके रिगार्डिंग सवाल पूछोगे तो वो कहेगा कि हाँ, लेकिन जब आप किसी अगल बगल से पूछोगे तो बिना जाने समझे कह देगा अरे नहीं है इसको, ठीक है। तो ये जो अप्रोच है थोड़ा सा आप लोग जो है उसको लेकर खंगालिए। दिस विल बी ऑल फॉर दिस मीटिंग राइट नाउ। मेरे साइड से इतना ही आपको कहना था, समझाना था। यहाँ से वो लोग रुक सकते हैं जो कुछ सवाल जवाब कुछ कहना चाहते हैं, अदरवाइज दिस विल बी ऑल फॉर मीटिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे। बहुत जल्द जो है डेली बाइट्स की वेबसाइट आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। आने वाले समय में टीईटी, सीटीईटी, सीटेट, टेट, नेट, जेआरएफ, जो भी टीचिंग से रिलेटेड तमाम चीजें मैं उस वेबसाइट पर ये भी मैं चीजें इनकलकेट करवाया हूँ, जहां पर स्टूडेंट्स को टीचिंग के जो नए तरीके हैं वो भी मैं आप लोगों को सिखा सकूं। और ऑफ कोर्स वो फ्री नहीं होगा, ठीक है। जो टीचिंग के तरीके मैं बताऊंगा तो उसमें मैं क्या करूंगा, उन सॉफ्टवेयर के एक्सपोजर्स जहां पर आपका टेक्निकल स्किल और एक्सपर्टीज बढ़े, ठीक है, वो चीज, ताकि जो कि आपको जॉब सेक्टर में हेल्प करे, ठीक है। वो सारी चीजें मैं चाहूंगा कि उस पर मैं इंक्लूड करूं सो दैट यू गेट द बेस्ट ऑफ इट। और जब आप फ्यूचर में टीचिंग के लिए भी जाओ तो किसी भी स्कूल में आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आप में और जो आपके बगल में बैठा वो कैंडिडेट है एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जो क्रिएट हो, तो जरूर आप जॉब में और लाइफ में बेहतर करोगे। और उस दिन बाद जो है आप अभिलाष सिंह को ज्यादा थैंक यू करोगे जब तक उसके पूरे बाल वाल कम हो जाएंगे तब, ठीक है। हाँ, यहाँ से हम शुरू करते हैं एक एक करके इंटरेक्शन। जो लोग कुछ बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। यस खुशबू, और बाकी के लोग भी जो वेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। यस खुशबू। थैंक यू सर। गुड हाँ, यस इवनिंग खुशबू। सर। देन आई विल कम टू यू शशि। यस खुशबू। हाँ। यस सर। सर थैंक यू, क्योंकि आपने इतना मोटिवेशन दिया, आज के लिए भी बहुत थैंक यू। काश किसी ने मेरे को 2 साल पहले ये सब बताया होता। अरे आज भी जान लिए, इस पे भी मोटिवेटेड रहिए कि आज भी पता चल गया, कल को 2 साल बाद, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो उनको लगता है और 4 साल पहले बताया होता। हाँ। सर एक्चुअली 2-3 चीजें पूछनी है, 5 मिनट बिल्कुल टाइम बिल्कुल लगेगा। पूछिए। हाँ, सब लोग ठीक बैठे है? हैं। सर पहला तो मैंने भी जो है ग्रेजुएशन इग्नू से करी है, ठीक है, और मैंने केमिस्ट्री में करी थी। फिर मुझे ये था कि जैसे मेरे प्रैक्टिकल्स हुए थे लगातार 2 महीने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि ना मुझे रेगुलर से आगे मास्टर्स करनी है, ठीक है। मुझे बहुत लग रहा था कि मुझे रेगुलर से मास्टर्स करनी है। इवन जितने भी फ्रेंड्स थे सबने बोल के पागल है क्या, मत कर, तेरे से होगा नहीं, इग्नू से कौन जाता है, कौन जा पाएगा, ऐसे करके। तो मेरे अंदर था नहीं, मुझे जाना है। फिर मैंने पापा से बोला, पापा ने बोला क्या करना है मास्टर्स करके, ऐसे। पर मैं मतलब था कि हाँ मुझे करना है तो करना है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था, टीचर्स ने पढ़ाया था, बहुत अच्छा लगा था। फिर मैंने 1 साल पूरा अपने मास्टर्स के लिए करा था प्रिपेयर। मैंने कैम अकेडमी, अपने वैसे बोला नहीं चाहिए, वहाँ से मैंने कोचिंग भी ली ऑनलाइन। काफी कुछ उन्होंने पढ़ा दिया, मेरे पास बहुत सारे नोट्स, इवन मेरे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे वो सब क्लियर हो गए केमिस्ट्री के, ठीक है। फिर वही बहुत सारे बच्चे से इंटरेक्ट हुए वहाँ पे, तो मुझे तो लगा कि शायद मेरा नहीं होगा, और मैंने ये डीमोटिवेट होकर के शायद ढंग से लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन नहीं करी, और फिर मेरे 180 तक मार्क्स आए और जनरल कैटेगरी की वजह से एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है। और फिर उसी टाइम पे पापा का था कि हाँ मुझे बीएड करनी चाहिए, और मेरे भी ये सेम चीजें थी कि बीएड करके क्या होगा, ऐसे था उस टाइम पे। पापा की बोलने पे सिर्फ मैंने बीएड का फॉर्म भरा था। मुझे लगा था कि बहुत सारे लोग बीएड करते हैं, क्या मतलब है ये हो, ठीक है। फिर मैंने भर दिया था, फिर मैंने एग्जाम दिया, आई गॉट 133 इन बीएड, ठीक है। मतलब बिना एक भी दिन पढ़े, क्योंकि नेक्स्ट डे एग्जाम था केमिस्ट्री का। जी, ठीक है। नेक्स्ट डे केमिस्ट्री एग्जाम था, तो मैंने नहीं करा प्रिपरेशन, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने तो मास्टर्स ही करनी है, मेरे पापा के बोलने फिल करा है, ठीक है। फिर मतलब वही एडमिशन नहीं हुआ। काफी होते ना रिश्तेदार, तुमने साल वेस्ट करके 1 साल पूरी प्रिपेयर करी, तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ। फिर मुझे एक बीएड का एग्जाम देने के बाद लगा कि हाँ बीएड भी मतलब अच्छा लगा वहाँ पे, कि इतना टफ नहीं लगा। फिर आपके प्लेटफॉर्म पे आई, देखा, मुझे लगा नहीं ये तो बहुत अच्छी चीज है, इतना कोई छोटी चीज नहीं है। जो लोग बैठे ना करके बीएड, वो वही वाले रोहतक वगैरह वाले जो कहते हैं क्या फायदा करके, ठीक है। तो उस टाइम तक आपके उस पे नहीं आई थी, मेरे था कि क्लियर पापा ने बोला है कि बीएड करनी है, और काफी मतलब पापा जो बोलते हैं ना, मुझे लगता है कि हमेशा सही बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पापा इसलिए बोले तो सोच रहे थे बीएड कर लेगी तो बेटी की शादी अच्छा हो जाएगा। बता रहा हूँ, उनको आइडिया नहीं है बीएड का। हाँ, तो ये चीज तो मेरे दिमाग में था, पर मुझे नहीं, मुझे मास्टर्स करनी है।
ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मेरे केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था, मुझे लगा कि मेरे पास है नहीं और कोई ऑप्शन मास्टर्स करने का, तो मुझे केमिस्ट्री से ही करनी है, इसलिए मैंने मास्टर्स केमिस्ट्री से स्टार्ट करने की कोशिश करी। फिर लास्ट ईयर एक साल तो ऐसे गया। फिर ऐसा होता ना, जिसने बीएड कर रखी है उससे पूछो। तब तक मैं दिल्ली वाइड से जुड़ी नहीं थी, तो मैंने सोचा मेरी मामी है तो उनसे पूछती हूँ, ठीक है, कि कैसे प्रिपेयर करूँ। मैं बस ये पूछना चाह रही थी, उन्होंने मेरा माइंडसेट खराब कर दिया, कहा कि ना मत करो बीएड सीधे। और इसके बाद तो मतलब काफी टाइम तक इतनी कंफ्यूज रही। मैंने कहा कि फिर मेरे को कह रहे तुम लास्ट ईयर भी तो मास्टर्स के लिए कर रही थी। जब मैं पूछी मास्टर्स करना है तब बोले मत करो, जब मैं कह रही बीएड करना तो कह रहे मास्टर्स करो। इतना कंफ्यूजन रहा एंड तक, मतलब एग्जाम से 2-3 महीने तक पहले तक कि मेरे को मास्टर्स करनी है, ये करना, क्योंकि मेरे पास नोट्स थे, मैंने पढ़ रखा था, ठीक है। तो लग रहा था कहीं मास्टर्स में हो जाएगा कि वो, मतलब बहुत। फिर बीएड बहुत अट्रैक्ट करा मुझे, आपकी जो भी वेबिनार्स हुए इन सबसे, फिर मैंने बीएड के लिए पूरा करा। मैंने फिर मास्टर्स का फॉर्म ही नहीं भरा, क्योंकि मुझे पता दोनों फॉर्म भरूंगी तो कंफ्यूज रहूंगी, इसलिए मैंने फॉर्म फिल नहीं करा, ठीक है। अभी फिर मैंने स्पेशल एजुकेशन वाला भी आप ही से पता चला, उसका फिल किया। अब मैं सीधे सीधे बोलती हूँ कि मेरा जो रेगुलर वाला बीएड है मेरा इतना अच्छा नहीं गया पेपर, ठीक है, पर स्पेशल एजुकेशन का काफी हद तक अच्छा गया है। तो आगे मुझे पता नहीं है कि स्पेशल एजुकेशन से आगे क्या मेरा जो है रहेगा, फ्यूचर क्या रहेगा, पर मुझे इतना पता है कि अच्छी इंस्टीट्यूशन से करूंगी तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, तो वहां पे जाके भी बहुत कुछ पता चलेगा, ठीक है। और बाई चांस इन तीनों में से कहीं नहीं होता, मैंने मास्टर्स का ही फॉर्म नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला, 2 साल पूरे लगा दिए, तो घर वाले और मतलब मेरे खुद के अंदर से कि मैं 2 साल वेस्ट कर दिए। ये यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी है। मास्टर का फॉर्म तो आपको भरा ही देना, फॉर्म डाल देना चाहिए। देखिए एक चीज और ऐड करूंगा यहाँ पर, देखिए एक बहुत अच्छी बात समझने वाली ये है कि देखिए इसीलिए मैंने कहा कि देखिए अब हम कह रहे हैं कि हम बीएड नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ जाके बीएड करो। बहुत सारे करियर डायनामिक्स है। मैं खुद जब मेरे पास कैंडिडेट्स आते हैं तो जैसा पूछते हैं मैं राय भी उनको उसी हिसाब से देता हूँ, क्योंकि एज ए करियर काउंसलर मेरा काम है सभी करियर फील्ड पर रिसर्च करके रखना और उनको उसी हिसाब से फीडबैक या सजेशन देना। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज यही ऐड करता हूँ बार बार कि दिल्ली यूनिवर्सिटी तो आपको एडमिशन नहीं दे रही है जी, तो एडमिशन हो जाए तो मना कर देना कि बेकार है, नहीं करेंगे। तो सर मेरा कि अगर मेरा इन तीनों में नहीं होता है तो मैंने ये तो पता है मास्टर्स करनी है, और आगे मैं केमिस्ट्री से नहीं, मतलब ऐसा होता है कि इच्छा नहीं है करने की, क्योंकि बहुत बोर सी हो गई मैं उसको 2 साल तक पढ़ के। देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग व्हेन यू टेक अ ब्रेक। लोग कहते हैं कि ड्रॉप आउट से कुछ दिक्कत होता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग यू डोंट अंडरस्टैंड, वो आपको बाद में पता चलेगा। जब मैंने ब्रेक लिया था तो मैंने ये सारी चीजें सीखी। और सर फिर मेरे पास ये है कि इग्नू करने के लिए ना मास्टर्स मतलब एमएससी के लिए सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जिसलिए मैं एलिजिबल हूँ, वो है एनवायरमेंटल साइंस। और देखा तो मैंने काफी टफ है, मतलब काफी उसके देखे मैंने। उसके बाद बचता है एमए, क्योंकि एमकॉम में तो मेरा कुछ लगता नहीं है कि साइंस वाले को जाने में कुछ मतलब है, ठीक है। तो फिर एमए में आपका देखा कि आपने बीटेक करी है, उसके बाद आपने मास्टर्स करी है हिस्ट्री में, तो बिल्कुल ही अलग सब्जेक्ट है। वहां से भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिला कि हाँ जा सकते हैं, एमए में भी जा सकते हैं। बस एक चीज आपको अगर मतलब पर्सनल ना लगे तो बस ये कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि हिस्ट्री में मास्टर्स करनी चाहिए? एक्चुअली पता है मैं ना जब ग्रेजुएशन करके निकला ना, मैं ग्रेजुएशन से, तो वो लड़का नहीं होता कैनवस शनवस का सूट पहना हुआ है और जीन्स पहन के एकदम जो है वेल्लागिरी कर रहा है, ठीक है, पापा के पैसे पर, ठीक है। आई वाज एग्जैक्टली दैट बॉय एंड आई हैड अ लॉन्ग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड आई हैड very good terms with girls also in graduation। तो होता है ना बहुत लोग बहुत वो लगता है, बहुत ही वो लगता है। तो और पता है बाकी के बच्चों को इस बात से बहुत चिढ़ भी होती थी कि अच्छा देख तो कैसा सा दिखता है, इसके फिर भी टर्म्स उनसे सही हैं और ग्रुप बना रखे हैं, ठीक है। एंड आई हैड लॉन्ग, सो आई वाज अ गाय हु वाज इन्वॉल्व्ड इन ऑल दीज स्टफ एंड आई यूज्ड टू विजिट ऑल द क्लासी क्लब्स, पब्स, बार्स ऑफ दिल्ली, ठीक है, एंड नोएडा। सो आई हैव बीन टू ऑल दैट थिंग। And at some point of time, accidentally I had given the exam for DU B.Ed. I'm just sharing with you, इतना मैंने कभी ऑनलाइन शेयर नहीं किया, तो I had given accidentally the exam for DU B.Ed. तो हुआ क्या था कि मेरा एक फ्रेंड था जो हम लोग साथ साथ एग्जाम देते थे, वो हमेशा मेरे से कम नंबर पाता था, सिर्फ एक ही जगह वो मेरे से ज्यादा पाया था, वो DU B.Ed का एग्जाम था और उसका सिलेक्शन हो गया, अब मेरा नहीं हुआ। ये तो हुआ क्या, जब हम फिर नहीं हुआ तो उसके काउंसलिंग में गया था, मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था, मेरे को बहुत खुशी हुई थी कि इसका एडमिशन हो गया, तो मैं उसका एडमिशन कराने ले गया था। तो जब मैं उसका एडमिशन कराने ले गया तो वहां पर एक जो है प्रोफेसर मिली, तो ऐसे ही होता है ना घूमने घामने वाले लड़के होते, तो मैंने ऐसे ही फोन नंबर वगैरह बातचीत में उनसे लिया और
वहां से जो मुझे एक हेल्प मिला, जो एक नॉलेज का सोर्स मुझे मिला, तो मुझे पहली बार पता चला कि अच्छा वाकई में टीचर होना क्या चाहिए। ठीक है, तो वो सारा चीज एक लाइफ छोड़ के नए लाइफ में एंटर करना, जैसा कि आपने पूछा खुशबू कि सर ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला, ठीक है, वो सारा चीज छोड़ के आना ना, इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी एंड ऑल्सो फॉर अ गाय हु हैज सच अ डिस्ट्रैक्टेड माइंड। तो इसीलिए कई बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ कि मीटिंग में जैसे मान लो कभी कोई कुछ फालतू बोल दिया तो आई एम लाइक देख लेंगे, ठीक है, तुमको तुरंत दिखेगा मैं टीचर वाले आई तुरंत स्विच करके बोल देता हूँ कि देख लेंगे आओ बताते हैं, ठीक है। तो वो एक होता है, मैं बोलता ग्रेजुएशन में जो वो वाला लड़का था ना, तो वो सडनली मैं उस चीज को एक्टिव कर दूंगा अभी, तो दैट विल बी लाइक आई हैव कॉन्टैक्ट्स, फ्रेंड्स, ग्रुप्स इन ऑल सिटीज, और वो हर चीज के लिए तैयार होंगे। पता है देखिए कितना चैलेंजिंग रहा होगा मेरे लिए उस चीज को छोड़ना, बीइंग अ मेल चाइल्ड, ठीक है, being a male child, because you have some other kind of pressure on males, leaving all that, entering a new arena, new domain, masters किए, उसको बीएड किए, फिर वहां से आप सोचते हो कि शायद मेरे को जेएनयू में लेना चाहिए, क्योंकि मैं उस चीज पर सेट बैठने लगा कि व्हाट आई वांट टू डू। लाइक यस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू समवन हु सेड कि सर आपने डीटीपीएलएसबी के जॉब के लिए क्यों नहीं परस्यू किया, तो हमने कहा बेटा तुमको बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया कि वो अच्छा है, तुम मेरी बात समझो, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा, बट मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने फिर फिगर आउट किया कि मैं क्या चाहता हूँ, what I want. So presently what I am doing, why do I give more time in meetings? 1.5 घंटे के बाद मैं क्यों बैठा हूँ? Because I love doing this. हाँ, literally this is the reason I am loving talking to you guys. Otherwise I would have said 1.5 घंटे हो गया है, जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं. That is the reason कि last month में बैठता हूँ, because I enjoy doing this and this is what I am trying to tell you guys. And सोचो कुछ, just imagine करो, just imagine कि तुम क्या वहाँ पर खड़ी जाती तो वो डिसीजन ले पाती, क्या तुम अपने अगल-बगल चीजों को कन्विंस कर पाती? No, because parents already must have spent a good amount of money behind me for education, और फिर उनका बच्चा कहता है कि नहीं मास्टर्स करना, सोशल साइंस में एंटर करना चाहता है, वो हजम नहीं होगा। सेम पापा ने भी यही बोला था, मैंने लास्ट टाइम बोला था कि मैं एमए में एडमिशन ले लेती हूँ, क्योंकि एक दो में है नहीं, एमएससी इसी साल आई है और ये मैं मेंटल साइंस कुछ भी, ये मेरे बारे में आपने इतना रिसर्च कहाँ से कर लिया कि सर आपने ये कर रखा वो कर रखा है? आपने डाला तो है कि आपने उसमें हिस्ट्री नहीं वो कर रखा है, उसमें थोड़ा सा वेग सा मेंशन्ड है, बहुत लोगों को पता नहीं, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं एग्जैक्टली क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं तो सोचिए वो सारा मैं वो क्या, फिर मैं अलग ही डोमेन पे काम करने लगा, एंड पता है that thing enlightened my mind कि what actually a teacher should be, and I will not take her name over here. One of 2-3 professors of Delhi University are very close to me and they have literally reshaped me even at this point of time. If I face some problem, I'm too like fussed up with my work, then I call them कि मैम कैसी हैं, क्या चल रहा है, and she exactly knows my work profile कि मैं exactly क्या काम कर रहा हूँ, और वो मेरे को कई बार मोटिवेट करते हैं कि अभिलाष कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स और ये सारी चीजें, एंड सी इज एचओडी ऑफ वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ दिस बीएड में जो 4 कॉलेजेस हैं, किसी एक कॉलेज की वो एचओडी हैं, ठीक है, एंड कह लो कि अब वो मेरे मुंह बोले सिस्टर की तरह है, ठीक है, तो लाइक तो दैट थिंग, और मैंने ये चीज वहां देखा कि भाई व्हाट एग्जैक्टली अ टीचर शुड बी। मैं तो ऐसे टीचर से मिला ही नहीं, सारे टीचर्स मेरे को पढ़ा रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, डांट रहे हैं, नंबर आ रहा है, ये सब मैं जिंदगी भर ये सब देखता आया हूँ, and a teacher with whom I have never studied a single subject, to her I consider as a mentor, and to her I give all the credits, and a single penny of earning I make today, ठीक है, the credit goes to her. मैं उनसे कभी कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हूँ, and the same thing I do over here. You guys have never studied a single subject with me, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे गाइडेंस में चीजों को अच्छा किए हैं कि what a teacher should be, they have never studied a single subject with me, but I am a great source of motivation for them. And today only I was talking to a boy, क्योंकि Delhi Bites पर हर every 22nd of month a session is conducted for girls, जो इस मंथ नहीं कंडक्ट किया गया, तो बहुत से लड़कियों का मैसेज आया कि सर इस बार कंडक्ट नहीं किया गया, वो कब कंडक्ट करोगे? तो सिंस बीएड का एग्जाम था तो मैं बहुत ऑक्यूपाइड था, तो मैं नहीं कंडक्ट कर पाया। उस पर भी मेरे को एक लड़के का फीडबैक आया, लड़कियों का सेशन क्यों होता है? सोचिए उसका माइंड इतना करप्ट है। और आज मैंने एक स्टूडेंट कहा कि सर आई सी यू टेकिंग अ वेरी बिग चैलेंज, कि a session conducted with girls where you talk about all the social problems which can go in any direction of the discussion, ठीक है, तो आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, डिस्कस करते हो, सो दैट कि स्टूडेंट्स का माइंड वाइब्रेंट हो, क्योंकि आप सब each of you who are sitting in the meeting over here, you guys have such a lovely and immense potential कि तुम कर सकते हो, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, it is just about, मैं कहता हूँ कि एवरेज और बिलो एवरेज हो ना, तो तुम तो मतलब एक अलग ही ग्रेड पर जा सकते हो भाई, क्योंकि जलालत क्या होती है ना तुमने झेला है,
तुमने देखा है नंबर कमाना, तुमने देखा है फेल होना, तुमने देखा है हिंदी मीडियम का संघर्ष, तुमने देखा है इंग्लिश मीडियम का संघर्ष, और कुछ ऐसा कर दो जो उस मीडियम के लोगों को प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सुलझ जाए, तो यू आर द बेस्ट। ठीक है, मैं आज टेक्नोलॉजी को यूज करके आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं जरूर कुछ ऐसा बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। और सोचिए आप सब लोग इस मीटिंग में जो अभी तक बैठे हुए, कहीं ना तो कहीं बीएड को भी लेकर आप लोगों का एक नजरिया चेंज हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ ट्रांसफॉर्मिंग टीचर एजुकेशन। यस खुशबू। हाँ सर बस एक और चीज शायद मोटिवेट करे औरों को भी, शायद अपना ही शेयर करना चाहूंगी। मैंने 6th तक हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी, मैथ्स हिंदी में, एसएसटी हिंदी में, सब कुछ, साइंस भी। ठीक है, देन मतलब ये सोचे कि ये एक प्राइवेट स्कूल था जिसमें हिंदी में सारी चीजें थी। फिर जब मैंने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया, वहाँ पे चॉइस था इंग्लिश में करना है कि हिंदी में। मैंने बस ऐसे सोचा इंग्लिश में करना चाहिए और कर लिया, ले लिया सब्जेक्ट। इंग्लिश में थे, मैथ्स साइंस समझ ही नहीं आ रही चीजें। घर पे मेरे घर वालों ने, मम्मी ने इतना मतलब एक एक वर्ड की मीनिंग ढूंढ करके रखती थी। मतलब 7th 8th तक तो बहुत मुश्किल आई कि इंग्लिश में करना, लैंग्वेज बहुत तकलीफ देती है। ठीक है, स्कूल में टीचर से बोलती थी, उनको था कि बच्चे छूटे मेरे से जान छूटे, जिनको हिंदी में आता है इंग्लिश में नहीं आता है। कहती थी तुम चेंज करा लो, हिंदी में चेंज करा लो, तुम लोग हिंदी में चेंज करा लो, ऐसे बात बार बार। मेरे दिमाग में भी आता हम हिंदी में चेंज करा रहे, पर मेरी मम्मी की ना नहीं, तुम इंग्लिश में करना है। ठीक है, तो फिर मैं करते रही। 9th में आकर के अचानक से आया कि नहीं पढ़ना तो पड़ेगा ही, बहुत है चैलेंज, पढ़ना पड़ेगा ही। तो इंग्लिश और हिंदी कोई बैरियर नहीं बना। 9th 10th में शायद मैंने बहुत करा, और फिर मैंने साइंस ली। जो बच्चा हिंदी और इंग्लिश में स्टक था वो साइंस लेने के बाद मैं पूरा 11th के फर्स्ट आप कह सकते हो मैं डिप्रेशन में थी। क्यों? क्योंकि जो मैं 10th के ट्यूशन जाती थी, तो गवर्नमेंट स्कूल की थी, मतलब बोल सकती हूँ मैं। ठीक है, तो सर बोले कि तूने साइंस क्यों लिया है, ठीक है तेरे को तो होगा नहीं, तो चेंज करा ले। मतलब 3 महीने तक बोलते रहे कि चेंज करा ले, जो 10th के सर थे। ठीक है, वो जो मतलब 11th में वहीं पढ़ती थी ट्यूशन, तो उन्होंने बोला कि चेंज करा ले कॉमर्स से। ठीक है, फिर मैं इतना डिप्रेस करा वो चीज की जो टीचर मुझे पढ़ाता था वो बोल रहे हैं कि चेंज कर ले। मैंने ट्यूशन छोड़ दिया, मैंने साइंस छोड़ा नहीं, सिर्फ इसलिए कि कोई मुझे ऐसे बोल रहा है कि छोड़ के चली गई, कोई सब्जेक्ट को इतना टफ लगा कि छोड़ के चली गई। मैं कहा नहीं, ये चीज तो नहीं हो रही दूंगी मैं। मैंने फिर उसी को कंटिन्यू करा, किसी और ट्यूशन में गई, वहाँ पे पढ़ा, वहाँ पे इतना किसी को इंटरेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया। 11th 12th करी, और 12th में आई स्कोर 82%। और उसके बाद भी मेरा DU में एडमिशन नहीं हुआ, इसलिए नहीं कि मेरे मार्क्स कम थे, क्योंकि मेरे घर पे इंटरनेट नहीं था और फॉर्म पापा ने फिल किया था, और पापा को इतना वो था नहीं कि सारे सब्जेक्ट टिक करने चाहिए थे, और उन्होंने सिर्फ 4 मेन सब्जेक्ट टिक किए जिसकी कट ऑफ आई जाती है। मेरा एक में हो रहा था जो इंस्ट्रूमेंटल होता है कोई सब्जेक्ट, उसमें हो रहा था 80+ चाहिए था, 82% थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हुई। फिर मैंने इग्नू में एडमिशन लिया। मतलब मैं क्लास में कभी 10th पोजीशन तक ही आती थी हमेशा, और दैट टाइम जो भी सारे सेक्शन के अच्छे बच्चे थे, जो कि 20 स्टूडेंट कलेक्ट हुए थे फर्स्ट A B C सेक्शन के सारे। ठीक है, उसमें भी मैं लास्ट में होती थी, और मेरी पोजीशन आई 3rd। पूरी क्लास में सब खुशबू का 3rd पोजीशन आ गया क्लास में। नहीं देखिए, बिल्कुल यही मैं कह रहा था। देखिए, मैं बाकी के कैंडिडेट्स को भी ये चीज कहता हूँ कि मोटिवेशन लेने के लिए बहुत दूर जाना नहीं है। देखिए, देयर आर पीपल राइट नेक्स्ट टू यू who are literally struggling and have like brought lot of changes. Just imagine Khushbu. That is the reason I say to my students कि it is never late in life to start something new. Just imagine I am sitting over here in the meeting as a host. अगर आप सोचो क्या मैं उसी चीज को ड्रैग करता जो मैं नहीं कर पा रहा था, तो would have been sitting over here. मैं शायद किसी MNC में कहीं 20-25 साल में संघर्ष कर रहा हूँ। जी सर, बस एक ही लास्ट क्वेश्चन है कि मतलब मेरे को अगर यहाँ पे मतलब बीएड में नहीं होता है तो मैं मास्टर्स किससे करूँ हिस्ट्री से? इसलिए मैंने सोचा है क्योंकि आप पढ़ाते हो, मुझे पता है कि मैं अच्छे से करूंगी, मुझे पता है कि मैं कोई भी सब्जेक्ट आऊंगी तो अच्छे से करूंगी, और टीचर अगर आप जैसा हो तो मैं पक्का करूंगी। तो मैं एक हिस्ट्री भी ऑप्शन में रखा और एक एनवायरमेंटल साइंस, क्योंकि मुझे MSc वर्ड चाहिए अपने इसमें डिग्री में, दैट्स वाई। तो ये है कि ये जो है ना एनवायरमेंटल साइंस काफी टफ है, तो मुझे उधर जाना चाहिए कि हिस्ट्री पे आना चाहिए। चलिए ठीक है, इस पे खुशबू आप बोलिएगा मेरे हैंडलर को, उस पे आपसे मैं अलग से बात करूंगा। पेड मेंबर तो ठीक है, अगर इंस्टाग्राम पे होंगे मैसेज कर दीजिएगा मेरे को। तो पेड मेंबर हूँ और हाँ रिजल्ट की बात मैं अलग से बात कर लूंगा, बिकॉज़ like this is too huge. You have given lot of responsibility. Yes Vishakha, then Dolly, Shweta. Yes Vishakha, हाँ। Good evening, sir. Yes, thank you, Ananya. Yes, Vishakha. Yes, please. हाँ. Good evening, Good evening, sir. Sir, मैंने DU में 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन सर्च किए उसमें से कुछ गलत नहीं हुआ है, बट फिर भी पॉसिबिलिटी है कि होगा नहीं होगा। मैं कभी ये नहीं बोलती कि होगा। अच्छा, मैंने IPO के बाद भी मम्मी को बोला था कि मुझे नहीं पता कि इसमें क्या होगा,
और आईपीयू में मैंने आपको बताया भी था कि उसमें मैंने 79 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 7 गलत थे, तो 281 मार्क्स उसमें बन अच्छा गए। तो वही विशाखा हो वो। तो सर थैंक यू सो मच। अच्छा विशाखा यस लग रहा सर। नाम आपको पूरा। अच्छा ठीक है। यस सर। तो सर मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जब 2 महीने पहले मैंने आपको कॉल किया था और मैंने पूछा था कि सर आईपीयू का पढूं या डीयू का पढूं, तो आपने कहा था कि दोनों हो जाएंगे। पर मुझे उस वक्त भी इतना बिलीव नहीं था कि दोनों मतलब कैसे होंगे, मतलब बहुत अलग हैं दोनों पेपर। बट फिर भी आपने बोला कि अच्छे से करो, बहुत ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है और वो सब मेंटेन करो, तो वो सारी चीजें फॉलो करी एंड आई होप कि दोनों हाँ अच्छे से नहीं हो नहीं, गॉड जाए। ब्लेस यू, बहुत सर सारी थैंक यू सो शुभकामनाएं। मच। मैं भी चाहूंगा दोनों में हो जाए। एंड बाकी के स्टूडेंट्स के साथ मैं बताना चाहूंगा कुछ। देखिए जब मैंने बोला कि अच्छा आप ही विशाखा हो, तो दैट मीन्स कि विशाखा से आई थिंक विशाखा वाज वेरी अपसेट दैट डे। शी वाज फेसिंग सम पर्सनल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, सो शी वाज वेरी अपसेट। सो शी हैड सेड कि मेरे को सर से बात करना है। तो मैंने जब विशाखा से बात किया तो आई फाउंड आउट, एज अ टीचर आई फिगर्ड आउट कि इसको सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। शी इज अ केपेबल गर्ल टू take any kind of challenge. She is facing some personal challenge where she is not able to settle with things. Might be she is a bit emotional or sensitive. अलग अलग तरह से ये हो सकता है। And I have come across many of the students and the webinar also that is conducted for girls, in that also I have gone through problems of the many of the girls, and different type of domestic family problems are common in everyone's life, some problem in my life as well. तो जैसा कि फीडबैक अभी हमें विशाखा ने दिया, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि विशाखा उस दिन बहुत अपसेट थी, बहुत अपसेट थी। ठीक है, आई वॉज टॉकिंग टू दिस गर्ल, तो आई रियलाइज कि इसको ये सब नहीं जानना कि पढ़ना वढ़ना कहाँ से, ये सब उसको समझ में मतलब मैं देख रहा था कि ये अपसेट उस चीज को लेकर नहीं है, अपसेट इसके पर्सनल लाइफ में चीज अच्छी नहीं चल रही थी। तो आई जस्ट आई फेल्ट लाइक आई जस्ट ट्राई टू लिसन टू हर प्रॉब्लम। और होता है कि उसने कुछ बताया, कुछ मैंने फिगर आउट करने की कोशिश की, क्योंकि भाई एज ए स्टूडेंट हम हर बात नहीं कह पाते हैं फैमिली वाले, फिर भी मैं बिना जज किए, क्योंकि सबसे पहले तो कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो बिना जज किए सुने और इस चीज को माने की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो काफी कुछ मैंने इसका सुना, समझाया, वो किया, एंड बिलीव नहीं करोगे जितने बच्चे आईपी का मार्क्स सेंड किया है ना, विशाखा का मार्क्स ऐसा है कि मुझे इसके मार्क्स भी याद है और मुझे इसका नाम भी याद है। तो मैंने बोला कि अच्छा आपका पूरा नाम विशाखा लग रहा है क्या, तो क्यों याद है पता है, क्योंकि मुझे याद था कि ये बहुत अपसेट थी और उस हिसाब से इसने बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्पेशलिटी मिल जाएगा, मैं इस पे बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, और हो सकता है कि शायद सूरजमल और एससीईआरटी ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन भाई जो अप्रोच इसने, जहां पर ये परेशान थी और जो चीजें रिजल्ट लेके आई है ना, दैट इज रियली कमेंडेबल। ठीक है, आई पर्सनली क्लैप फॉर यू, दैट इज रियली कमेंडेबल विशाखा। ठीक है, ये बहुत अच्छा है कि आप बहुत उन चैलेंजेस से जा रही थी। और विशाखा मैं जानता हूं कि वो पर्सनल चैलेंजेस अभी भी बहुत सुधर नहीं गए होंगे, और वो मैं इस मीटिंग में बात नहीं करना चाहूंगा। जब गर्ल्स के लिए वेबिनार कंडक्ट होगा हम उसी में बात करेंगे उस पर। लेकिन मैं ये चीज कहूंगा, हो सकता है कि वो चैलेंजेस अभी भी कुछ टाइम तक कंटिन्यू हो, लेकिन एक बार आप खुद सेल्फ अर्निंग करने लगेंगी तो आप चीजों को फिर सेटल भी करने लगेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप मजबूत होते हो आप अपने फैसले खुद लेते हो, फिर आपका फैसला कोई और नहीं लेता है। दबाव हो सकता है, फैसला आप अपने लायक लेने लायक रहोगे। और आप अच्छा कर रहे हो और अच्छा करते रहिए, हमेशा मोटिवेटेड रहिए। कभी भी लाइफ में लगे कि बहुत डिप्रेसिंग सिचुएशन हो गई है तो बोल दिया करिए कि इमरजेंसी है, कुछ भी है, मेरे हैंडलर को बोलिए। तो मैं कहीं भी रहूंगा, ट्रेवल कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो जरूर मेरी कोशिश रहती है कि इंस्टाग्राम वगैरह पे आप मैसेज करें, कुछ इस तरह का अर्जेंट कुछ है तो जरूर मैं हेल्प करूंगा। एंड माय बेस्ट विशेस टू यू विशाखा। ठीक है, एंड इट इज रियली प्लेजर फॉर मी कि हाँ उस फील्ड में मैं आपका शायद हेल्प आउट कर पाया, क्योंकि मुझे लगता है कि सिलेबस को लेकर गाइडेंस ज्यादा जरूरत थी, आपको इमोशनल गाइडेंस, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर a candidate who's going through such problems. ठीक है, and it is not a suffering actually. हाँ yes विशाखा कुछ और कह रही हैं आप? सर ड्यू बीएड के पेपर में टाइम मैनेजमेंट एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने पूरा पेपर दोबारा से पूरा आई वेंट थ्रू ऑल द क्वेश्चंस फर्स्ट से 100 2 बार, तो ड्यू में वो प्रॉब्लम नहीं थी। आईपी में थी बट ड्यू में एज सच वो प्रॉब्लम नहीं थी। और ड्यू का पेपर कॉम्बिनेशन इज लाइक कि प्रीवियस ईयर के बेसिस पे एंड जो अभी तक आपने नॉलेज एक्यूमुलेट करी है उसके बेसिस पे काफी सारी चीजें हैं जो कि आप ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, और क्वेश्चंस का भी आप नेचर देख सकते हो कि काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि
अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है और क्वेश्चंस पे आप थोड़ा ध्यान दोगे तो वो हो पाएंगे, नॉट एग्जैक्टली आपको आंसर नहीं पता होंगे बट उनको आप अटेम्प्ट कर पाओगे, तो वो चीज है। तो जो आपने बताया था तो उस चीज को किया, तो अब देखते हैं कितने गलत होते हैं। ठीक है, देखिए यू हैव गिवन योर बेस्ट, नाउ डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट। अब जो भी आपके पास समय बचा है उसमें फिगर आउट करिए, जिंदगी आगे क्या करना है, बहुत सारी चीजें नोट डाउन करिए, यूनिवर्सिटीज के बारे में पता करिए, कोर्सेज के बारे में पता करिए, होता है तो कैसे आगे करना है, नहीं होता है तो कैसे आगे करना है, किसको किसको फॉलो अप करना है, किसको किसको फॉलो अप नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इनको समझिए, फिगर आउट करिए और श्योर आप बहुत अच्छा करेंगे। सर सॉरी सर, मैं फिर से आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। वो मुझे ना सर ये पूछना है कि मेरा ना मतलब मुझे आईपी का पहले से पता भी नहीं था, आईपी यूनिवर्सिटी का। सर जब मैं अभी थोड़े टाइम पहले ही आपके चैनल से ज्वाइन हुई हूँ तो मुझे पता चला आईपी का। तो सर मेरी ना आईपी की प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं हुई थी, तो मेरा ना पेपर भी इतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि फिर इग्नू के भी एग्जाम आ गए थे। तो मेरा जस्ट 2 दिन बाद इग्नू का एग्जाम था ना, तो मैं बिल्कुल मतलब बहुत ही कम पढ़ा हुआ मैंने गया था, तो मेरा आईपी का एग्जाम इतना अच्छा नहीं गया। तो सर मेरे ना उसमें 135 ही मार्क्स बनते हैं। तो मेरे को बस इतना पूछना है कि कॉलेज मिल जाएगा या नहीं? कॉलेज तो कोई ना कोई मिल जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा। और सर मेरी एक फ्रेंड है जो कह रही है कि ना क्या कहते हैं, उसकी काउंसलिंग लेना ना इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, और दूसरी किसी से मैंने सुना है कि काउंसलिंग अगर नहीं लेंगे तो हमें ना मतलब कॉलेज मिले चाहे ना मिले हमें एडमिशन नहीं देंगे। तो मुझे यही जानना है कि काउंसलिंग लेना इम्पोर्टेंट है या फिर आपने सुना इसको आपने वहीं क्यों नहीं क्लियर किया? सर वो बच्चे हैं, मैं उनसे क्या पूछूं, मतलब वो हमारे जैसे सर स्टूडेंट ही, अब जो उन्होंने सुना है वही वो पता है, मैं सुना है डाउट को क्लियर नहीं करता हूँ, ये मैंने कहीं से सुना है, जहां से सुना है पहले वहां से क्लियर करिए। दूसरा श्वेता ये बताइए, इस मसले में आपने खुद क्या स्टेप लिया है अभी तक फाइंड आउट करने के लिए? अभी मैं सोच रही हूँ कि मुझे ले लेनी चाहिए काउंसलिंग। ये सोच कहाँ से आ रही है, किस बेसिस पे सोच रहे हो? मतलब सर मैं इस बेसिस पे सोच रही हूँ कि काउंसलिंग लेना मतलब ये भी हो जाएगा कि थोड़ा पता चल जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं। आप सोच रहे हो कि लेना है, जरूरत है कि नहीं ये नहीं समझ में आ रहा है। हाँ सर। खुशबू आप प्लीज वेट करिएगा, आपसे कुछ बात करना है मुझे। हाँ सर मैं यही सोच रही हूँ कि काउंसलिंग लेने से ना एक आइडिया हो जाता है कि एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा, ये वो। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्या कहता है, एक सेकंड श्वेता, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्या कहता है, क्या आपने उसको रेफर करने की कोशिश की? No, तो आपकी फ्रेंड की क्या हैसियत है कि आपका सजेशन दे, और आपकी क्या हैसियत है कि आप उसको सजेशन दो कि काउंसलिंग लेना चाहिए कि नहीं? स्पेकुलेशन पे क्यों बातें कर रहे हो कि मुझे लगता है काउंसलिंग करा लेना चाहिए, मुझे लगता है नहीं करा लेना चाहिए? स्पेकुलेशन क्यों? हैव यू रेड द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट व्हाट इट इज सेइंग? हैव यू विजिटेड द वेबसाइट ऑफ आईपीयू? हैव यू रेड दैट नोटिस लाइन बाय लाइन क्या लिखा है वहां पर? नो सर। बस इतना ही तो जिंदगी में चैलेंज होता है, इससे ज्यादा जिंदगी में कोई चैलेंज है ही नहीं किसी भी काम में। ठीक है, बस यही चैलेंज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपके फ्रेंड के क्या सब और आपका क्या वो? सर मुझे डर लग रहा था कि मेरे 135 मार्क्स बने हैं तो मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा। कॉलेज नहीं मिलेगा तो पढ़ के देखे, डॉक्यूमेंट तो पढ़ेंगे ना क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट पढ़ने की आदत तो होनी चाहिए। अरे वेबसाइट रेफर करो, क्या लिखा है ये आप कैसे डिसाइड कर रहे हो कॉलेज नहीं मिलेगा? आपको किसने बोला? सर मैंने सुना है 200, मतलब मेरे को सब यही कहते हैं कि ना 200 मार्क्स आने चाहिए तब भी होगा। एक बात बताओ, कोई चीज है जो खुद पता गई हो सुनने के सिवाय, और वो कहां से सुन रहे हैं? उनको रात में कोई भूत या सपना, कोई जिन्न आके जिन्नात आके कुछ बता जा रहे हैं कान में उनके कुछ? नहीं सर, वो ऑलरेडी मतलब उसको एडमिशन मिला हुआ है और सब उसके 200 उसका नंबर आया, उसका एडमिशन हो गया, उसके बाद क्या जानते हैं? आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? डीयू से कहाँ से किया है? सर है ना जेडीएम कॉलेज, नॉन साइड से जेडीएम कॉलेज सर, नॉन। अच्छा एनसीवेब से किया है, ठीक है। एक बात बताओ, कॉलेज में सारे एडमिशन के प्रोसीजर, एनसीवेब के सारे एडमिशन प्रोसीजर पता है तुम्हें? सभी कोर्सेज के? थोड़ी बहुत पता है? नहीं सर। क्यों नहीं पता है? तुम तो एडमिशन ले रखी हो ना। सर जो मेरा होगा मुझे वही सब्जेक्ट उसी का पता होगा ना, सबका थोड़ा मतलब उसका तो थोड़ा बहुत पता ही है कि क्या। अच्छा ये बताओ, मेरा घर जो है, आप मेरे को एक सवाल का जवाब दो। मेरा घर जो है इंदिरापुरम में है, क्या मैं एनसीवेब से फॉर्म भर सकता हूँ? मुझे नहीं पता। खत्म।
ये डांट नहीं रहा हूँ, एक सर सेकंड, मैं किसी को सजेस्ट ये नहीं मैं डांट करती नहीं थी रहा हूँ, एक तुम्हें ये सेकंड, करना चाहिए तुम्हें वो जस्ट अ करना सेकंड, चाहिए। आई नो सर आप नहीं सही नहीं बता सही रहे नहीं हो। बता रहा हूँ, बात समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इस पे तुमने अभी तक कुछ नहीं किया है, जी सर। तुम बस बैठी हुई हो, तो फलाना बता दिए, ये सुन रहे हैं, ये नहीं सुन रहे हैं। और नहीं आपने सर कहा कि मैं मेरे कोर्स अभी के रिगार्डिंग, जस्ट एक सेकंड, अभी मतलब कहा ना कि मेरे कोर्स के रिगार्डिंग आप पूछोगे बता देंगे, तो मैं कह रहा हूँ मैं इंदिरापुरम में रहता हूँ, क्या मैं एनसी वेब से आपके कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ? सर मैं नहीं बस बता सकती कुछ। तो कैसे आप ये कह रहे हो कि आपका मैं फ्रेंड किसी बता को देगा, और सजेस्ट क्यों उसके नहीं सुनने पर करती जा रहे हो? सर तो कि डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे ना कि मैं इंदिरापुरम में रहता हूँ, तो क्या मेरा एनसी वेब में सेट बैठ रहा है? क्योंकि एनसी वेब का पहला ही हाँ क्राइटेरिया है जी कि दिल्ली का सर। रेजिडेंट होना चाहिए, और जो है तो इंदिरापुरम गाजियाबाद में आता है, तो वो उसमें नहीं आ रहा है, तो रेजिडेंशियल लोकेशन नहीं बैठ रहा है। तो इसमें हमको किसी दीदी भैया से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ नहीं हो सकता है। एडमिशन के समय वो कागज पर देखेगा क्या लिखा हुआ है, दीदी भैया के कहने पर एडमिशन जी देगा सर। या एडमिशन रिजेक्ट करेगा। ठीक है, जी सर। पहले जाओ खुद वेबसाइट पे पढ़ो और खुद डाउनलोड करो पढ़ो, उसके बाद ना समझ में आए कि किसी के जवाब ना मिले, तो फिर मेरे जैसे तो बहुत मिलेंगे तो। नहीं सर आपके जैसा कोई नहीं मिला बताने वाला अरे था देखो तो अश्वेता, इतनी अभी ये भी तो सवाल का जवाब प्रॉब्लम्स दे आई देंगे तो है। तुम फिगर आउट नहीं कर पाओगी, कॉलेज तुम्हें कोई ना तो कोई मिल जाएगा, क्योंकि आईपी में 2400 सीटें हैं, और मैनेजमेंट से भी होता है। बहुत से ऐसे कॉलेज वाले हैं जिनको मैं भी जानता हूँ, फ्रैंकली सेइंग, जो कुछ पैसा वैसा लेके करते हैं, लेकिन उसमें जंजाल में मैं पढ़ता नहीं हूँ, सिंपल सी बात है। ठीक है, दैट इज नॉट माई प्रोफेशन एंड आई जी डोंट वांट टू मेक सर। सच टाइप ऑफ मनी, क्योंकि मेरे पास सीधा सीधा कमाने के अच्छे खासे जरिए हैं, तो मुझे इसमें जाना ही नहीं, सिंपल सी बात है। और सर वैसे मुझे और भी पूछना था, जैसे मैंने आपकी मेंबरशिप दी थी एमए की, एमए की, तो यहाँ पूछ सकती हूँ? अच्छा एमए हिस्ट्री की, हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड मैं उस हाँ पे जी आता हूँ। सर। हाँ वो सर एमए वाले पे मैं बात कर लूंगा। श्वेता आपके पास टाइम है ना? आप प्लीज वेट कर लीजिए 2 मिनट। हाँ ये सर ये सर काजल, मैं आप पर आऊंगा, मैं उससे पहले जरा मैं खुशबू से कुछ बात करना चाहता हूँ। खुशबू, आपने बीच में बात करते समय कहा था कहीं पर कि मेरे 180 मार्क्स हैं और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। हाँ Yes, उस समय आप बोल रही थी, मैंने बीच में टोका नहीं, दोबारा मत बोलिएगा कि मैं जनरल कैटेगरी की हूँ, मेरे 180 मार्क्स हैं, ये एक बहाना है। ठीक है, हाँ इसको नोट कर लीजिए, बहाना आज का कहीं बहाने के तौर पर यूज करिएगा। जनरल कैटेगरी के, मैं भी जनरल कैटेगरी का हूँ। 2-4 बार ढंग की किताबें पढ़ेंगी ना, और 2-4 बार ढंग के लोगों से मिलेंगी, और वाकई में जमीन पे जाके स्टूडेंट्स को देखेंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों कहीं पर रिजर्वेशन दिया गया और क्यों कहीं पर नहीं है। आप बस ऊपर के 2-4 अपवाद वाले एग्जाम्पल्स जो गलत तरीके से हमारे आगे प्रस्तुत हुए हैं उसको देख रही हैं। ठीक है, ठीक है, इसी नहीं सर, बस मैं वही कह रही थी कि मेरे ना 180 मार्क्स थे, इसीलिए एडमिशन हो नहीं पाया मेरा, तो फिर वो वही एक अलग मैटर हाँ है। मुझे ये था कि हाँ मैं इससे ज्यादा पढ़ सकती थी, पर मैंने वही लास्ट मोमेंट में डिप्रेशन ये वो और हाँ, फिर नहीं उसी किया। डिप्रेशन में हमने ये भी दे दिया बेटा हम तो जनरल कैटेगरी के हैं। जैसे कुछ दिन पहले मेरे एक कैंडिडेट से बात हो रही थी, करियर काउंसलिंग, उनकी मॉम मेरे से बात कर रही थी, तो अपने बच्चे के लिए कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहती, तो पूरा डायनामिक्स बिजनेस का मैं समझाया कैसे कैसे कहाँ से शुरू करना। बीच में कह रही अजी हम तो जनरल जी, हमारा तो ऐसे भी ना होने का। और फिर कह रही है बताइए सी माइट बी फ्रॉम वेरी रिच फैमिली। तो उन्होंने कहा हम अपने बच्चे को एग्जाम सेंटर पर ले गए, आई थिंक उनकी बच्ची इस मीटिंग में नहीं है। ठीक है, हम अपने बच्चे को एग्जाम सेंटर पे ले गए, वहां तो इतना भीड़ था कि हमको लगा मेरी बच्ची कहीं खो नहीं जाएगी। और बताइए सेंटर ऐसी जगह रखे थे कि नाली का पानी आ रहा था वहां पर सेंटर के बाहर, कैसी मेरी बच्ची जाती सेंटर के अंदर? अब सोचिए इतना आप सिल्वर स्पून से फीड किए जा रहे हैं, उसके बाद आप बोल रहे हो जी हम तो जनरल हैं, आपको चाहिए भी बहुत सारा चीज। जनरल वाले के लिए मैं एक बात कह रहा हूँ कि हम इसको एज एक्सक्यूज यूज करने लगे हैं, बट सिंस ही वाज मॉम ऑफ दैट चाइल्ड, तो मैंने कुछ नहीं बोला। ठीक है, मैंने कहा हाँ 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 सही बात है, सही बात है, ठीक है, तो कंप्यूटर सेंटर पर आते हैं कैसे खोलना है। ठीक है, मैं एक बात कह रहा हूँ, तो हम इसको एज एक्सक्यूज भी यूज करने लगे। डोंट अलाउ दैट टू वीकन यू, आई हैव नेवर अलाउड दैट टू वीकन मी। ठीक है जी सर, बस देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विद दैट, मेरे को और वो फिगर आउट करना बहुत जरूरी है। कितना करना चाहिए था, यही बोल रहा था कि कितना करना चाहिए था कट ऑफ, जितना तो क्योंकि आई हैव सीन लेटर ऑन इन माय लाइफ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि आई हैव बीन प्रिविलेज्ड फ्रॉम माय फैमिली, सो आई एंडोर्स दैट, आई डोंट यूज इट एन एक्सक्यूज। ठीक है, तो खुशबू आप भी उसको एज एन एक्सक्यूज मत यूज करिए, और अपवादों को जनरलाइज मत करिए। ठीक है, and Parliament of India, Supreme Court of India, and Constitution of India has permitted something, Supreme Court of India has upheld that decision, then surely there are a lot of intelligent people sitting in the court room, so we have to accept that. मैं कैटेगरी नहीं बोलना चाहती थी, शायद मैंने मतलब वही था कि हाँ मेरे को और करना चाहिए था, तो मैंने ये भी बोलना चाहती थी। मुझे पता है कि
मेरा जो भी कैटेगरी है उस हिसाब से इतने लेके आने, इतने नहीं आए, जस्ट वही नहीं नहीं, मैं आपको टारगेट भी नहीं कर रहा था, मैं आपके माध्यम से और लोगों तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि डोंट अलाउ दैट टू वीक, ठीक है। एंड यू वन थिंग मोर, जिंदगी की किसी भी अच्छे और बड़े काम में ना कहीं पे भी आरक्षण नहीं है, कहीं पे भी। ओलंपिक में जाओ, क्रिकेट में जाओ, म्यूजिक में जाओ, थिएटर में जाओ, बी एन एंटरप्रेन्योर, जहां पर लोग एक्सेल करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या है, गवर्नमेंट जॉब, एक कॉलेज, यही पर थोड़ा रिजर्वेशन होगा, किसी भी अच्छे काम में रिजर्वेशन नहीं, ठीक है। तो हाँ, ये रुकइए, मैं आ रहा हूँ, पहले काजल पे मैं आऊंगा, फिर रुकइए, अरे नहीं, एक सेकंड, जस्ट सेकंड, पहले मैं सलमान पर आऊंगा, सलमान पहले, फिर देन काजल। हाँ, यस सलमान, सर थैंक यू सर, जो भी आपने दिल्ली वाइट्स के माध्यम से किया हमारे लिए। यस अंकित, मैं आ रहा हूँ। यस सलमान, हाँ। DUBED पर तो मैं ज्यादा श्योर नहीं हूँ कि मेरा सिलेक्शन होगा, मतलब पूरी तरह से। मैंने 61 अटेम्प्ट करे हैं बस, और उसमें से शायद 8 गलत हो जाएंगे। लेकिन सर मैं जामिया पे काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा हो सकता है वहाँ पर। तो अभी वहाँ पर इंटरव्यू की लिस्ट आएगी, लेकिन मेरे को लग रहा है मेरा नाम आ जाएगा इंटरव्यू में। तो मैं पूछना चाह रहा था सर, मैंने इससे पहले कभी कोई इंटरव्यू दिया नहीं है कभी किसी भी स्टेज पर, तो आप कुछ गाइड करना चाहेंगे, टिप्स वगैरह? हाँ, और सर मैं एक बात और बोल सकता हूँ कि मैंने हिंदी ऑनर्स किया है, लेकिन मेरे को हिंदी की उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है। मैंने मतलब बीच में ऑनलाइन हो गया था सब कुछ, तो ऑनलाइन में तो नकल वकल से कर देते थे, तो बहुत ज्यादा मैंने पढ़ा नहीं है हिंदी को। हाँ, नहीं चलिए ठीक है, अच्छा। देखिए सलमान, आपको बीएड के इंटरव्यू में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, 15% ही वेटेज है। ये 30 मार्क्स का हाँ, मतलब परसेंटेज वाइज जो 30 मार्क्स का पेपर है ना, 30 मार्क्स का इंटरव्यू है ना आपका। 170 नंबर का पेपर है, 300 का इंटरव्यू, टोटल 200 नंबर का। हाँ, तो वही 15% का वेटेज है। हाँ, तो कहने का सेंस ये है कि पहला अगर इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में 15 से 18 नंबर सबको देते हैं। वो वहां पर वही बातें आपसे सुनना चाहेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ टीचिंग को लेकर।